हाँ जी, गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू सी इंटरमीडिएट रेगुलर बैच फॉर सी फॉर कॉस्टिंग एंड सी फॉर कॉमन सेंस, एंड कॉमन सेंस इज अनकॉमन इन एवरीवन। सो मैं हूं आपका वेरी वेरी स्ट्रिक्ट टीचर। करता हूं आज सभी का बहुत बहुत स्वागत। क्विकली ज्वाइन कर लीजिए, जो भी बच्चे लाइव देख रहे हैं फटाक से ज्वाइन कर लीजिए। और 1 मिनट और रुकते हैं और फिर हमारे इंडियन स्टैंडर्ड टाइमिंग से करते हैं शुरू। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब। नया चैप्टर है इस बैच का, ये हमारा तीसरा चैप्टर है इस बैच में। आगे बढ़ेंगे, 1 मिनट के अंदर हम लोग करेंगे शुरुआत। सभी मेरे लेट लतीफ फटाक से ज्वाइन कर ले, लेकिन चालू करने से पहले एक बार नजर डाल लेते हैं हमारे ट्रैकर पे। अमेजिंग, हेलो मैम, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। जो भी बच्चे बाद में रिकॉर्डेड देख रहे हैं सबको भी मेरा प्रणाम, सबको भी मेरा बहुत बहुत सलाम। ये रहा इस बैच का ट्रैकर, सभी जने यहाँ पर स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये बैच आप देख रहे हैं मेरे ऐप पे, सी अंशुल अग्रवाल पे। बैच बहुत ही खूबसूरती से चालू हुआ था 16 मार्च 2026 को लेक्चर नंबर 1 के साथ। पहला लेक्चर इंडक्शन था। मैं फिर से कहना चाह रहा हूं, जो भी स्टूडेंट डायरेक्टली जम करके इस बैच में इस लेक्चर में कोई हरकत नहीं है, लेकिन शुरुआत के लेक्चर्स देखना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। मिश्रा जी गुड मॉर्निंग। उसके बाद में मैंने 4 लेक्चर्स लिए ऑन द बेसिक्स ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जहां मैंने आपसे कहा था कि चैप्टर नंबर 1 एक स्टैंड अलोन तरीके से अकेले नहीं किया जा सकता। चैप्टर नंबर 1 को अगर आपको पढ़ना है तो उसको हर एक चैप्टर के साथ थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी आर डूइंग। लेकिन नया सब्जेक्ट है, पहली बार आप लाइफ में देख रहे हैं कॉस्टिंग, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो उसके लिए मैंने यहां पर क्या किया था, आपके लिए डेडिकेटेड 4 लेक्चर्स लिए थे, जहां पर मैंने आपको ये पूरा के पूरा सब्जेक्ट उसका बेसिक समझाया था। देन वी स्टार्टेड विद द वेरी ब्यूटीफुल टॉपिक सर्विस कॉस्टिंग। बहुत खूबसूरती से हुआ ये टॉपिक, आप देख सकते हैं ट्रैकर में। वी स्टार्टेड दिस टॉपिक इन लेक्चर नंबर 6 एंड देन कंप्लीटेड इन लेक्चर नंबर 14। सर्विस कॉस्टिंग चैप्टर होने के बाद उसका 1 शॉट रिवीजन यहां पर अपलोडेड है। आप सिंपली लिंक को क्लिक कर सकते हैं। जितने भी बच्चे ऐप पे देख रहे हैं सबको मैं कहना चाहता हूं, मेरे ऐप पे जाएंगे, नोटिस बोर्ड पे आपको ट्रैकर की लिंक मिल जाएगी। ट्रैकर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। वहीं पे आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिलेगी, तो डाउट सॉल्विंग जो भी है, टेक्निकल डाउट्स, यू कैन सिंपली पोस्ट ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप। कंटेंट फोल्डर में एलएमएस है, एलएफएस है, सारी चीजें मिलेगी। ये जो रिविजनरी वीडियो है इसकी लिंक डायरेक्टली क्लिकेबल है। लिंक को क्लिक करेंगे, रिवीजन वीडियो देख सकते हैं। 1 घंटा 3 मिनट में पूरा सर्विस कॉस्टिंग हमने रिवाइज किया। वंडरफुल। लेक्चर नंबर 15 में हमने स्टार्ट किया था हमारा अगला टॉपिक, चैप्टर नंबर 2 मटेरियल कॉस्ट। 12 लेक्चर्स लगे, बहुत शांति से आराम से किया। आपने देखा बहुत खूबसूरती से टॉपिक खत्म हुआ। एक एक कर कंसेप्ट समझा, क्लास वर्क किया, होमवर्क किया। पिछले 6 एग्जामिनेशंस के क्वेश्चन किए फ्रॉम मई 2024 टिल जनवरी 2026। मेरी तीनों बुक्स आपके पास है। वॉल्यूम नंबर 3 क्वेश्चन बैंक है, किसको कैसे यूज करना है मैंने बताया और भी वापस बताऊंगा। मटेरियल कॉस्ट का रिवीजन वीडियो अपलोडेड है ट्रैकर में, आप देख सकते हैं। 1 घंटे 50 मिनट की वीडियो है, तो आप 1 घंटे 50 मिनट में पूरा रिवाइज कर सकते हैं। इतना ही नहीं, जो भी रेगुलर बैच के बच्चे हैं आप सबको मैंने क्या कहा था, मेरी तरफ से गिफ्ट क्या है, फास्ट ट्रैक बैच कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉस्टिंग की फास्ट ट्रैक बैच कॉम्प्लीमेंट्री कहां पर, ऐप के ऊपर ही मिल जाएगी, तो आप वहां से भी मटेरियल कॉस्ट देख सकते हैं। कल की क्लास में मैंने अनाउंसमेंट किया था कि मटेरियल कॉस्ट चैप्टर अब जब खत्म हो गया है, मैं आपके लिए 2 टेस्ट पेपर्स अलोंग विद सजेस्टेड आंसर अपलोड करूंगा। एक टेस्ट पेपर होगा सिर्फ मटेरियल कॉस्ट पे, ओनली मटेरियल कॉस्ट। फिर एक टेस्ट पेपर होगा ऑन मटेरियल कॉस्ट एंड सर्विस कॉस्टिंग, तो दोनों पे कंबाइंड। तो इस तरीके से ये आपके 2 टेस्ट पेपर होंगे। दोस्तों अब अगले कुछ लेक्चर्स की प्लानिंग मैं कर चुका हूं। आज हम लोग देख रहे हैं लेक्चर नंबर 27। ओके, नंबरिंग में कुछ गलती हो गया। आज हम लोग देख रहे हैं अभी यहां पर लेक्चर नंबर 27। हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा अगला नया टॉपिक, चैप्टर नंबर 3, दैट इज एम्प्लॉय कॉस्ट एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। बहुत ही इजी टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, मजा आएगा। और इसके अंदर ना कुछ सेंटीमेंट्स जुड़े हैं, कुछ इमोशंस जुड़े हैं। मटेरियल कॉस्ट भी हमारी कॉस्ट है, एम्प्लॉय कॉस्ट भी हमारी कॉस्ट है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है मेरे यार, दोनों में डिफरेंस है। और सबसे बड़ा डिफरेंस ये है ना कि मटेरियल के जज्बात नहीं होते, लेकिन जो हमारी लेबर होती है ना उसके जज्बात होते हैं, है ना। तो इसके इमोशंस होते हैं, उसकी फीलिंग्स होती है। वो सारी चीजों पे आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं बहुत सारी बात, है ना। तकरीबन 5 से 6 लेक्चर्स ये टॉपिक चलने वाला है, और फिर इस चैप्टर का भी आपके लिए 1 शॉट रिवीजन बना दिया है, अपलोड कर दिया है, तो आप आराम से देख सकते हैं। इट्स एब्सोल्युटली डिस्क्रिशनरी, आप चाहे तो देखें, ना चाहे तो ना देखें। मतलब इस बैच के साथ आपको 3 तरीके की वीडियोस मिल रही है। रेगुलर बैच जो आप देख रहे हैं, फिर फास्ट ट्रैक बैच,
और फिर तीसरा वन शॉट। तो आपके पास सारी चीजें हैं, कंप्लीट ट्रेजर है। और फिर उसकी भी चैप्टर वाइज टेस्ट होने वाली है ऑन दी एम्प्लॉय कॉस्ट। जैसे कि मैंने आपसे कहा 17 या 18 से एक हफ्ते का ब्रेक आने वाला है, ये ब्रेक को अच्छे से यूज करें। बैकलॉग्स हैं तो बैकलॉग के लिए, नहीं तो अगले चैप्टर्स को, पिछले चैप्टर्स को रिवाइज करें, टेस्ट करें, क्वेश्चन बैंक सॉल्व करें। बिकॉज वॉल्यूम नंबर 3 जो है मेरी बुक क्वेश्चन बैंक, वो अमेजिंग है। 500 पेजेस की बुक है और 2018 से लेकर अभी तक लेटेस्ट एग्जाम तक सारे आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू के क्वेश्चंस सभी का कंपाइलेशन अलोंग विद आंसर, थ्योरी क्वेश्चन अलग, प्रैक्टिकल क्वेश्चन अलग, सब हमने देखा है। ठीक है, मटेरियल कॉस्ट चैप्टर खत्म हो गया है। मटेरियल कॉस्ट चैप्टर के जो पीडीएफ है, ये जो मेरे क्लास नोट्स है, ये मैं एलएमएस पे अपलोड कर दूंगा, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। एक जस्ट थॉट मेरे माइंड में आया कि व्हाट इफ आप लोग इसका कलर प्रिंट आउट निकाल कर रखें। ये जो चैप्टर वाइज क्लास नोट्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, अगर आप इसका कलर प्रिंट आउट निकाल के रखेंगे ना, ट्रस्ट मी, ये आपके लिए बहुत सही चीज हो जाएगी। क्योंकि क्लासेस खत्म होने के बाद फिर आपका वर्चुअली स्क्रीन टाइम 0 हो जाएगा, आपको कोई स्क्रीन टाइम की कहीं से जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। अच्छा, टेक अ मोमेंट टू विश तिशा मैम अ बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। तिशा जी, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल मैं आपको विश नहीं कर पाया, बिलेटेड मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। मे गॉड ब्लेस यू विद ऑल द सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस, एंड वेरी सून यू बिकम सीए तिशा जैन। वाओ, दैट्स एन अमेजिंग थिंग, दैट्स एन अमेजिंग थिंग। सो थिंग्स टू डू आफ्टर कंप्लीटिंग द टॉपिक मटेरियल कॉस्ट। मैंने कल ये पूरी चीज आपको लिखवाई थी, आपको समझाई थी। एक एक चैप्टर का हम लोग इस तरीके से डिटेल्ड पीवाईक्यू एनालिसिस कर रहे हैं। डिटेल हर एक चैप्टर का, कि किस चैप्टर के किस एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हैं, वो सारे क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर कवर कर रहे हैं। थ्योरी के बारे में जो मैंने कहा है वो बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। मैंने आपसे कहा है कि जो लोग रिकॉर्डेड देख रहे हैं, चैप्टर खत्म होने के बाद 3 से 5 दिन का ब्रेक लें रिकॉर्डिंग्स देखने वाले। क्यों लेना है ये ब्रेक? क्योंकि आप फर्स्ट रिवीजन करें, पीवाईक्यूज करें जो मैं करवा चुका हूं, चैप्टर वाइज टेस्ट सॉल्व करें और फिर बाद में अगला चैप्टर चालू करें। सॉल्विंग क्वेश्चन बैंक इज कंप्लीटली योर चॉइस, वेदर यू वांट टू डू नाउ और यू वांट टू डू आफ्टर द टॉपिक गेट्स ओवर। चलिए, सो बच्चा पार्टी, नया टॉपिक, नए जोश, नए उमंग, नई तरंग के साथ शुरू करते हैं हमारा एम्प्लॉय कॉस्ट एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सो मेरा नाम है CS अंशुल अग्रवाल। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी बाय प्रोफेशन एंड अ टीचर बाय पैशन। सीए फाउंडेशन में अकाउंटिंग पढ़ाता हूँ, सीए इंटरमीडिएट में एडवांस्ड अकाउंटिंग एंड सी फॉर कॉस्टिंग एंड सी फॉर कॉमन सेंस पढ़ाता हूँ। पिछले 13 सालों से सीए स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ। माई जर्नी हैव बीन एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल, राइट फ्रॉम हैविंग माई ओन institute in Pune, Zavres Professional Academy Private Limited, then becoming the director of an academy, उसके बाद में setting up my own edtech for CA, that is Ekagrata CA, then being the part of Adda 24/7, and now taking a break doing on my own through my app CA Anshul Agrawal, just being a teacher. सो मेरी जर्नी अच्छी रही। जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ, आई फील वेरी कंटेंटेड, वेरी सेटिस्फाइड, बिकॉज मेरी लाइफ में ये 3 चीजों को मैंने हमेशा प्रोफेस किया है, पेशेंस, ट्रस्ट एंड सेल्फ रिलायंस। चलिए, कुछ रूल्स हम लोग फॉलो करते हैं जो लोग डायरेक्टली इस चैप्टर में जंप करके आए। हम लोग हर चैप्टर की शुरुआत करते हैं रजिस्टर में एक पेज ब्लैंक छोड़ के, और उस पेज को टाइटल देते हैं सेल्फ एनालिसिस। तो आप आएंगे अपने रजिस्टर में। अच्छा, मटेरियल कॉस्ट के बाद आप चाहें तो कुछ पेजेस ब्लैंक छोड़ सकते हैं, एब्सोल्युटली योर चॉइस। कि अगर सपोज कोई और क्वेश्चन सॉल्व करना है किसी तरीके से, तो इंडेक्स भी आपका अपडेटेड रहेगा, बुक भी आपकी अपडेटेड रहेगी, तो 2, 4, 5 पेजेस आप छोड़ सकते हैं। एंड देन यू राइट चैप्टर नंबर 3, एम्प्लॉय कॉस्ट एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सबसे पहले पेज का टाइटल लिखेंगे सेल्फ एनालिसिस। दोस्तों, सेल्फ एनालिसिस का मतलब क्या? लेट्स अंडरस्टैंड। हम जब ये पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो काफी छोटे छोटे पॉइंट्स हमारे ख्याल में आएंगे, नजर में आएंगे। अब ये छोटे छोटे पॉइंट्स को हम नॉर्मली क्या करते हैं, स्कैटर्ड फॉर्मेट में लिख लेते हैं। कभी हम टेक्स्ट बुक में लिखते हैं, कभी हम रजिस्टर में लिखते हैं, कभी स्टिकी नोट पे लिखते हैं, कभी क्वेश्चन के पास लिखते हैं, कभी कहीं लिखते हैं। और फिर होता यह है कि एग्जामिनेशन से पहले हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार वो मैंने ऐसा कुछ तो लिखा था, मैंने कहाँ लिखा था, मुझे याद नहीं आ रहा है यार, अगर वो मिल जाता ना तो मैं रिवाइज कर लेता था। तो एक सवाल माइंड में आता है कि व्हाट इफ all those points would have been written at a one single place, it would have become so easy for me to revise, right? काश एक जगह लिखा होता है। वो काश नहीं जीना हमें, वो रिग्रेट की लाइफ नहीं जीनी हमें। तो हम अभी से ही क्या करेंगे, उस एक दिन की तैयारी करेंगे, उस काश को मिटाने की तैयारी करेंगे, और ऐसे जितने भी पॉइंटर्स हैं उसको एक जगह पर लिखेंगे जिसका नाम होगा सेल्फ एनालिसिस। समझ में आ रहा है?
सेल्फ एनालिसिस। तो सेल्फ एनालिसिस में मुझे कुछ लिखवाना होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, आपको कुछ लिखना होगा वो भी आप बिल्कुल लिखिएगा। लिखा है सभी ने? ठीक है, एक पेज पूरा ब्लैंक छोड़ दीजिए। आई थिंक 1 पेज इज इनफ फॉर सेल्फ एनालिसिस। रेडी? चलिए, अब ये वापस लिखने की जरूरत नहीं है, मटेरियल कॉस्ट में लिख चुके हैं, बेसिक्स में भी लिख चुके हैं, सिर्फ इसको समझते हैं, इसका रेफरेंस लेते हैं। कुछ डेफिनेशंस जिसको रिवाइज करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहली डेफिनेशन है व्हाट इज अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट। क्या होता है कॉस्ट ऑब्जेक्ट? कॉस्ट ऑब्जेक्ट इज अ प्रोडक्ट और अ सर्विस फॉर विच द कॉस्ट इज टू बी ascertained सेपरेटली। आई रिपीट, व्हाट इज अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट? इट इज अ प्रोडक्ट और इट इज अ सर्विस फॉर विच द कॉस्ट इज टू बी ascertained सेपरेटली। मतलब क्या? मैं अगर स्टेशनरी वाला हूं और ये कैलकुलेटर बनाता हूं या बेचता हूं तो मेरे लिए ये कॉस्ट ऑब्जेक्ट है। इट इज अ प्रोडक्ट फॉर विच द कॉस्ट इज टू बी ascertained सेपरेटली। इफ आई एम अ टीचर एंड आई एम टीचिंग यू, दिस बैच इज अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट फॉर मी, प्रोडक्ट और सर्विस फॉर विच द कॉस्ट कैन बी ascertained सेपरेटली। मतलब एडवांस्ड अकाउंटिंग में हमने जिस चीज को इन्वेंटरी बोला है, जिसको हम ट्रेड करते हैं, बेचते हैं, बनाते हैं, वही हमारा कॉस्ट ऑब्जेक्ट है। अब कॉस्ट ऑब्जेक्ट की मुझे कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। हमने देखा है व्हाट आर द 3 फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। नंबर 1 इज कॉस्ट असरटेनमेंट, नंबर 2 इज कॉस्ट रिडक्शन एंड नंबर 3 इज कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट असरटेनमेंट का मतलब क्या है? जो भी कॉस्ट ऑब्जेक्ट की आप कॉस्ट निकाल रहे हैं उसको कैसे निकालेंगे, हाउ आर यू गोइंग टू असरटेन, कैलकुलेट द कॉस्ट। बिकॉज बेसिक्स में हमने क्या देखा है कि एट टाइम्स वी आर जस्ट द सेलिंग प्राइस टेकर। वी हैव सीन द टाइप ऑफ मार्केट्स इन विच वी ऑपरेट, और इन टाइप्स ऑफ मार्केट्स में से एक मार्केट होता है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। मैक्सिमम बिजनेस इसी टाइप के मार्केट्स में होते हैं। एंड इन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट वी आर जस्ट द प्राइस टेकर। कंज्यूमर आता है, हमें पैसा देकर जाता है, बेटा जी हमको बस वो पैसा लेना है। तो सेलिंग प्राइस तो फिक्स्ड है, डिटरमाइन है। अब मुझे अगर इस सेलिंग प्राइस में से अपना मुनाफा कमाना है, प्रॉफिट कमाना है, तो मुझे अपनी कॉस्ट को कम करना होगा। और कॉस्ट को कम करने के लिए पहले कॉस्ट पता लगानी होगी, जिसे हम कहते हैं कॉस्ट असरटेनमेंट। याद रखिएगा, ये रिवीजन हर बार होने वाली है, हर चैप्टर के शुरुआत में। सो वेरी फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज कॉस्ट असरटेनमेंट। द सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज कॉस्ट रिडक्शन। एक बार आपने कॉस्ट असरटेन कर ली ना, फिर आपको कॉस्ट को रिड्यूस करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। और फिर तीसरी चीज है कॉस्ट कंट्रोल। ये जो रिड्यूस्ड कॉस्ट है ना, ये बार बार बढ़ने की कोशिश करेगी। अभी देख लो क्या हो रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्लोज हो गया, रेस्ट्रिक्टेड हो गया, क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए। क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए तो पूरी दुनिया ने ये महसूस किया कि हम लोग कहते थे ना, रोटी कपड़ा मकान, इन सबसे ज्यादा या इन सबके बराबर अहमियत की अगर कोई चीज है तो वो है एनर्जी। मैं ना एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आई एम अ डाई हार्ड पानी पूरी लवर, ठीक है, मतलब रोज की 1 आधी प्लेट तो निपटा ही लेता हूं, मिनिमम हफ्ते की 7 प्लेट तो मिनिमम है। तो अब मैं ना इसमें वैरायटी ट्राई करता हूं। हमारे यहाँ पे इंदौर में बहुत, इट्स अ फूडी सिटी, बट हमारे घर के आसपास ना यूपी वाले बहुत ज्यादा है, वाराणसी के, प्रयागराज के पानीपुरी वाले, लाल कपड़ा लगा कर ऐसा अपना रेडी लगाते, अरे क्या पानी। बट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आप समझते हैं, विद एवरी एडिशनल यूनिट कंज्यूम द यूटिलिटी डिराइव्ड देयरफ्रॉम डिक्रीजेस। अब रोज रोज एक ही जगह का खाओगे तो बोर हो जाओगे, तो कभी हम बुंदेलखंडी का खाने चले जाते हैं, वो भी एक अलग फ्लेवर है। फिर यहाँ पर एक कोलकाता का पुचका वाला है, उसका भी एक अलग फ्लेवर है। फिर एक राजस्थानी है जो राजस्थानी पानी पतासे देता है, उसका भी अलग फ्लेवर है। तो वहां पर एक मराठी भी है जो महाराष्ट्रियन गुपचुप बेचता है, उसका भी एक अलग फ्लेवर है। सबका थोड़ा अलग अलग वेरिएशन होता है, ठीक है। तो अब मेरा कोई इरादा नहीं है कि आपके मुंह में पानी आए पानी पूरी के नाम से सुबह सुबह, बट एक रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूं कि एनर्जी कितनी इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग एक महाराष्ट्रियन पानीपुरी वाले के यहाँ जाते हैं पानीपुरी खाने। वो क्या करता है ना, रगड़ा देता है। रगड़ा पानीपुरी में जो स्टफिंग होती है ना, तो जैसे कोलकाता के पुचका वाले आलू की स्टफिंग करते हैं, वो ना गर्मा गर्म रगड़े की स्टफिंग करता है, एकदम गर्मा गर्म, ऐसा गर्मा गर्म के उसमें से धुआं उठता हुआ दिखता है, मजा आता है। आप सोचो इतनी पूरी, उसमें गर्मा गर्म रगड़ा, ऐसा धुआं निकल रहा है पूरी में से, और फिर उसमें डालता है ठंडा ठंडा पानी, और फिर आप उसको खाते, ओ माय गॉड, क्या अलग ही लेवल की फीलिंग आती है। पिछले 2-3 राउंड्स में मैंने चेक किया, रगड़ा गर्म नहीं है। फाइनली कल मैंने सवाल पूछ डाला,
मैंने कहा दादा काय झालं? रगड़ा एकदम गार है, एकदम गार है, गरम कहा नहीं? मतलब हिंदी में ट्रांसलेट, क्योंकि मराठी भैया ने तो मराठी में बात की थी। मैंने कहा भैया एक बात बताओ, ये रगड़ा तो एकदम ठंडा है, गार है, गरम क्यों नहीं है? तो भैया कहते हैं देखो भैया, अब देखो रगड़े वाले की बात सुनो, पानी पूरी वाले का जनरल नॉलेज चेक करना, जैसे कोई बस करंट अफेयर की वीडियोस देख रहा हूं। भैया वो आपको पता है ईरान का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बंद है, तो वहां से अभी वो जहाज नहीं निकल रहे, जहाज नहीं निकल रहे ना भैया, तो वहां से ना वो अभी सिलेंडर की बहुत प्रॉब्लम है, सिलेंडर की बहुत प्रॉब्लम है, तो भैया अभी तंगी हो गई है, वो ज्यादा पैसा देना पड़ता, इसलिए भैया अभी बिना गर्म किए ठंडे रगड़े की पानी पूरी खानी पड़े। रो भाई साहब, मैंने कहा यार देखो, लुक एट द इम्पैक्ट। ठीक है, बहुत सारी चीजें जनरल नॉलेज साइड में छोड़ दो, बंदे का जनरल नॉलेज छोड़ो, स्ट्रेट ऑफ हार्मोस कोई जानता नहीं था। मतलब यार लोग यहाँ पर मतलब पनवेल के आगे गए नहीं कभी, और हार्मोस की बात कर रहे हैं, वो छोड़ो। लेकिन एनर्जी कितनी इंपॉर्टेंट है, आप ये चीज सोच कर देखो। हमारी व्हीकल्स है, पूरा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, एयरलाइन इंडस्ट्री है, आई मीन एवरीथिंग इज इंपैक्टेड बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी। It is so very much important thing. People didn't realize this. So please understand, the cost will always fluctuate. Cost reduction will not always be possible. Therefore, you need to do cost control. कंट्रोल उदय, कंट्रोल। जो ये कॉस्ट बढ़ने की कोशिश कर रही है ना, इसको कोशिश करो। कैसे करते हैं कोशिश? मेक माई ट्रिप का एग्जाम्पल बताया था मैंने आपको, याद करिए कि मेक माई ट्रिप क्या करता है। जितनी भी ट्रैवल एजेंसीज हैं, अलग अलग होटल्स के साथ में एग्रीमेंट्स करके रखते हैं, पूरे साल भर के एग्रीमेंट्स होते हैं, साल भर की होटल बुकिंग करके रखते हैं, इतने इतने कमरे इतनी रातों के लिए हम लोग बुक करते हैं, कबूल है कबूल है कबूल है। अब हम हमारे कस्टमर्स को हमारे हिसाब से बेचेंगे। आपके यहां कस्टमर्स आए ना आए, आपको इतनी होटल्स का, इतनी नाइट्स का पैसा मिल जाएगा। कॉस्ट कंट्रोल का एक मेजर है, तरीका है। तो अब जब पहला ऑब्जेक्टिव हमें फुलफिल करना है, टू असरटेन अ कॉस्ट ऑफ अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट, तो हमें उसके लिए देखना होगा कि आखिर किसी चीज की कॉस्ट बनती किन किन चीजों से। तो एक हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी क्या है, जो दिखता है वो बिकता है। तो सबसे पहली हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है कि भैया किसी भी चीज की कॉस्ट लगानी है तो आप टेंजिबली देखो आपको क्या दिखता है। मतलब सबसे पहला कॉस्ट एलिमेंट क्या है, कॉस्ट का हिस्सा क्या है, वो है मटीरियल कॉस्ट। नॉर्मली हम लोगों को लगता है कि इट इज ओनली द मटीरियल कॉस्ट विच कॉन्स्टिट्यूट्स द कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट। तो चाइनीज मोबाइल सस्ते आते हैं तो आईफोन महंगा क्यों? तो हम लोग सोचते हैं है क्या, अरे है क्या, मतलब मटेरियल तो इसमें ज्यादा है, ये तो चार्जर भी देता है, वो तो चार्जर भी नहीं देता है, तो ये सस्ता है। तो एक ह्यूमन साइकोलॉजी, बिफोर स्टडिंग दिस सब्जेक्ट, ये पढ़ने से पहले एक लेमैन की तरह हम भी क्या सोचते थे, बाकी सब फ्री है, पैसा किसका लगता है, मटेरियल। तो पहला कॉस्ट कंपोनेंट मटेरियल कॉस्ट। बट ऐसा है क्या? नहीं। याद कीजिए वो एग्जाम्पल को कि एक टपरी की चाय 10 रुपए और एक 5 स्टार की चाय 750 रुपए, इन दोनों में अंतर क्या है? आखिर क्यों ऐसा होता है कि टपरी पे जाके ए चाय 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 आई चाय 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 चौधरी चाय का पिया। सर कितना प्रोफेशनली बेचते हो, मेरा अल्टरनेटिव यही है भाई, चलो पकड़ो एक ट्रेन बेचो चाय। चाय के धंधे में बहुत प्रॉफिट है बाबा, बहुत प्रॉफिट है। लेकिन एक 5 स्टार की चाय, सोफिस्टिकेटेड चाय 750 रुपए, 600 रुपए, 800 रुपए, क्यों? क्या चाय में सोना डाला है क्या? ऐसा क्या सोना डाला है क्या? नहीं, क्योंकि मटेरियल कॉस्ट के अलावा दूसरी कॉस्ट कौन सी लगती है, विच इज सेकंड कॉस्ट एलिमेंट, एम्प्लॉय कॉस्ट, लेबर कॉस्ट। हम लोगों को लगता है लेबर फ्री है, नहीं भैया। वो टपरी पे जो काम कर रहा है, राजू छोटू पप्पू चंदू टिंकू, चलो उसका ज्यादा पैसा नहीं होगा। 5 स्टार होटल में जो शेफ आपकी चाय बना रहा है, जो वेटर आपका ऑर्डर लेकर जा रहा है, जो वेट्रेस आपकी चाय लेकर आ रही है, जो वॉचमैन आपको सलाम ठोक रहा है, दे आर पेड इन लैक्स। तो उनकी सैलरी किधर से रिकवर होगी? आपकी एक कप चाय से, एक गर्म चाय की प्याली हो, समझ लो। हाँ, तीसरी चीज क्या, एक्सपेंसेस। कभी देखा है क्या, कभी देखा है क्या ये टपरी वाले अपनी कांच की ग्लासेस कैसे धोते हैं? देखो बताऊंगा ना, इसके बाद चाय पी नहीं पाओगे।
लेकिन बता ही देता हूँ, चलो इतना फोर्स कर रहे हो तो बता ही देता हूँ, छोड़ो यार। हाँ, थोड़ा फील के साथ देखते हैं। आखिर टपरी वालों की चाय इतनी टेस्टी कैसे लगती है, मैं आपको बताता हूँ। वो क्या सीक्रेट इंग्रेडिएंट वो डालते हैं, वो क्या चीजें हैं जिससे टपरी की चाय का टेस्ट एनहांस होता है, मैं आपको बताता हूँ। मैं स्टूडेंट लाइफ में बड़ी चाय पी है, नवी पेट की, पुणे की, सदाशिव पेट की, हाँ, अमृत तुल्य की। भाई साहब देखो, बात बहुत सिंपल है। चाय आपको देते हैं कांच की ग्लास में, छोटी छोटी ग्लासेस में चाय दी जाती है, ठीक है। अब ये छोटी छोटी ग्लासेस जो है लोग पी के वहां रख देते हैं। अब चाय स्टॉल पे जो एक छोटू राजू पप्पू होता है, वो आता है, ऐसे बनाता है सिंगम पोस। सबसे पहले सिंगम पोस ऐसे एक उंगली डालता है और मल्टीपल ग्लासेस में डालकर उन ग्लासेस को उठा लेता है, समझ रहे हो। आपने देखा होगा कभी ऐसे एक साथ ग्लासेस उठा लिए। अब ये ग्लासेस उठाकर एक बकेट होती है जिसमें पानी होता है, उसमें उसको डुबा डुबा के मारता है। डिक्यों एक, डिक्यों दो, डिक्यों तीन, और उन ग्लासेस को उल्टा कर देता है। बस धुल गई ग्लासेस, और उनको वापस रख देता है, हो गया बस। पहले उस ग्लास में किसने चाय पी, कैसे चाय पी, क्या चाय पी, वो आपकी चाय का टेस्ट बढ़ा देती है। और सुस्कियां ले लेके हम पीते हैं, वाह मजा आ गया। लेकिन 5 स्टार होटल में ऐसा नहीं होता है। 5 स्टार होटल में आपको एकदम इटालियन कप एंड सॉसर दिया जाता है, सोफिस्टिकेटेड तरीके से आप उसमें चाय पीते। आपके चाय पीने के बाद बॉइलिंग वाटर में उसको वॉश किया जाता है, धोया जाता है। एक टपरी पे जब चाय पियेंगे ना तो बैठने की कोई फैसिलिटी नहीं होती है। 5 स्टार में यू विल बी सिटिंग ऑन ए काउच, ओह माय गॉड, अमेजिंग। टपरी पे जब चाय पीते हैं तो धूप, बहुत गर्मी है। 5 स्टार में जब आप चाय पीते हैं, एसी की ठंडी हवा, इन सबको हम क्या कहते हैं, एक्सपेंसेस, खर्चा। तो ये 3 कॉस्ट एलिमेंट्स हमारे थे, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस। अब इन तीनों के 2 पार्ट्स होते हैं। कौन से 2 पार्ट्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो अगर मैं इन तीनों डायरेक्ट को एक साथ लेकर आ जाऊं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो हमको क्या मिलती है, प्राइम कॉस्ट, मोस्ट वाइटल कॉस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉस्ट। किसी भी कॉस्ट ऑब्जेक्ट को बनाना नामुमकिन है, कब तक, जब तक उस पर प्राइम कॉस्ट इंकर नहीं होती। उस प्राइम कॉस्ट के बिना उस प्रोडक्ट को बनाना असंभव है। प्राइमरी कॉस्ट, इंपॉर्टेंट कॉस्ट, वाइटल कॉस्ट। लेकिन जो भी इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लगता है, इससे क्या बनता है, ओवरहेड। હું તમારું પ્રોડક્ટ છે, હું તમારું प्रोडक्ट છે। अभी आपके प्रोडक्ट के सर पे कोई कोस्ट जाकर बैठेगी मोटा भाई, तो उससे आपके प्रोडक्ट पे दबाव पड़ेगा। प्रोडक्ट के किस चीज पे दबाव पड़ेगा, प्रोडक्ट की कोस्ट पे दबाव पड़ेगा। आपके प्रोडक्ट की कोस्ट बढ़ जाएगी। अगर आप अपने प्रोडक्ट की फैंसी पैकिंग करेंगे, सेकेंडरी पैकेजिंग मटेरियल यूज करेंगे, तो प्रोडक्ट महंगा होगा, कॉस्ट बढ़ेगी, तो सेलिंग प्राइस भी बढ़ेगी ना मोटा भाई, समझी गયું, सहेલું છે। हाँ, अंडरस्टैंड। Overhead means what? It is the support cost. It is the cost that facilitates your business. Is it necessary to put up an air conditioner? Answer is no. You can certainly do business without putting air conditioner. You know the fact that if you put up an air conditioner, it is definitely going to increase your electricity bill. It is going to increase your cost, your expenditure. But still you put up electricity. You are ready to take that extra cost. Why is it so? Because you want to give that experience to your customer. Okay, come on, come and take this experience, amazing experience. Here I am. Overheads, indirect material, indirect labor, indirect expenses, together known as overheads. Again, why we call it as overhead? Just try to understand. Is it the mandatory cost? Answer is no, it is not mandatory at all. You go to Kalyan Jewelers and you sit there, you will be offered mineral water bottle. You will be asked, आप चाय लेंगे, कॉफी लेंगे, ग्रीन टी लेंगे, आप नींबू पानी लेंगे, कोल्ड ड्रिंक लेंगे। Why? Because they want to give that feel good factor to their customer. Please understand. Is it mandatory? Answer is no.
उनका काम है सोना चांदी बेचना, सोना चांदी हीरा बेचो, चुपचाप फटाक खल्लास आगे बढ़ो। बट फिर भी ये एक्स्ट्रा का तामझाम क्यों? इसलिए इसको सपोर्ट कॉस्ट कहते हैं ना। प्राइम कॉस्ट मैंडेटरी है, ओवरहेड कॉस्ट मैंडेटरी नहीं है। और ये जब दोनों मिलती है तब जाकर किसी प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट इज द रॉन्ग वर्ड टू यूज, व्हाट वी आर गोइंग टू यूज, कॉस्ट ऑब्जेक्ट की टोटल कॉस्ट बनती है। समझ में आया? तो अब हमने हमारा सिलेबस देखा एट अ ग्लांस। चैप्टर नंबर 2 मटेरियल कॉस्ट इज डीलिंग विद डायरेक्ट मटेरियल। चैप्टर नंबर 3 is dealing with direct labor and direct expenses. And then chapter number 4 and 5 deals with overheads. Overheads under absorption costing, overheads under activity based costing. I hope it is clear. This discussion we are going to repeat once more when we'll do the chapter of overheads. I hope clear है। हमने ये discussion पहले 2 बार already किया है। एक जब basics of costing देखे, 2 जब material cost देखा। आज हम तीसरी बार कर रहे हैं जब हम एम्प्लॉय कॉस्ट देख रहे हैं, और 4 हम वापस करेंगे जब आप ओवरहेड कॉस्ट देखेंगे। क्लियर है? लेकिन यार डिफरेंस है, और इस डिफरेंस को हम लोग समझेंगे, अच्छे से देखेंगे। एक सवाल आता है, हाउ डू वी एक्चुअली प्रिपेयर फॉर थ्योरी क्वेश्चंस ऑफ कॉस्टिंग? वेल आई हैव अ वेरी सिंपल आंसर फॉर इट। 2 थिंग्स। नंबर 1, व्हेनेवर यू आर स्टडीइंग अ टॉपिक, जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, उस टॉपिक के शुरुआत में आप पहले उसके कंसेप्ट्स करें। जब उसके कंसेप्ट्स करेंगे चीजें आपके कंट्रोल में आएगी और वहीं से आप थ्योरी डिराइव करते रहेंगे। बराबर है? नंबर 2, जैसे कि मैंने लिखवाया था, आपको सारे पीवाईक्यूज और May 25 में आईसीएआर ने जो 8 मॉडल टेस्ट पेपर्स रिलीज किए थे, उन सभी के थ्योरी क्वेश्चंस और आंसर्स को मल्टीपल टाइम्स पढ़ना है, रीडिंग देना है, बिकॉज दैट्स एक्चुअली गोइंग टू गिव यू एन आइडिया कि एग्जामिनेशन में कैसे करते हैं। वेल आई हैव नंबर 3 ऑल्सो, मेरा क्वेश्चन बैंक। अगर आप क्वेश्चन बैंक ओपन करेंगे ना, तो क्वेश्चन बैंक में बहुत ही सिस्टमैटिकली चैप्टर वाइज, रिसोर्स वाइज, मतलब आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू, अटेम्प्ट वाइज थ्योरी क्वेश्चन अलोंग विद सजेस्टेड आंसर मैंने ब्यूटीफुली कंपाइल करके आपको दिया है। वॉल्यूम नंबर 3 सबके पास है ना? पता चल गया? चलो अब आगे बढ़ते हैं और एंजॉय करते हैं। मैंने क्या कहा, हमारा काम सिर्फ सिलेबस खत्म करना नहीं है, एंजॉय करना है ना? एंजॉय बेबी एंजॉय। हम लोग सबसे पहले यहां पर पढ़ेंगे, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं, उसको हम कहेंगे, अच्छा एक पेज छोड़ा है ना सबने सेल्फ एनालिसिस के लिए ब्लैंक, उसके बाद अगले पेज पे अभी मत लिखो, अभी आप समझो। अहिला सर ये क्या बना है? हाँ जी, हम लोग अभी यहां पर जो चीज देखने वाले हैं ना, वो थोड़ी थोड़ी एमबीए वाली चीज है। इसको हम कहेंगे 5M factors of production. See, even though we are using the word production, but just try to understand it refers to each and everything. Each and everything. Any type of business I do, whether it's a service industry, whether it's a manufacturing industry, or whether it's a trading industry, broadly they are categorized into these 3 types. Okay? फिर वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, आप स्टार्टअप हैं, आप एक लिस्टेड कंपनी है, अनलिस्टेड कंपनी है, प्रोप्राइटर, दैट्स एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. But broadly, your business can either be classified as a service industry, or it can be classified as a manufacturing industry or a trading industry. ये 5 M की जरूरत सबको पड़ती है. These are 5 M factor of production. लिखो मत, समझो, फिर बाद में लिख लेना. नहीं तो सिंपल है यार ना, अभी ये टाइम समझने में डालो, लेक्चर खत्म होने के बाद पॉज प्ले पॉज प्ले पॉज प्ले, छापीफाइंग. पहला M क्या है समझते हैं. वो पहली चीज क्या है जिसकी हमें जरूरत है धंधा चालू करने के लिए, बिजनेस चालू करने के लिए. द फर्स्ट M फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दैट एवरीवन नीड्स इज मनी. मनी, पैसो, रोकड़ो. ठाकुर तो गियो. हाँ, रोकड़ो, ठाकुर तो गियो. हाँ, पैसो चीजें पैसो. नो मनी नो हनी. हाँ, ओ सर क्या बोल रहे हो? हाँ, पैसे के बिना धंधा पॉसिबल नहीं. एनी डैम बिजनेस यू डू, यू नीड मनी. डू यू एग्री? मनी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट M factor of production. The second M factor of production is material. Yes, your material is very important. So material से याद है, चलिए मैं एग्जांपल देता हूं. एक बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है, और आज से नहीं है, करीबन 150 साल पुराना रेस्टोरेंट है, तकरीबन. हाँ, 150 साल हो गए, और मैं उसका डाई हार्ड फैन हूं. उस रेस्टोरेंट का नाम है भगत ताराचंद.
आप अगर महाराष्ट्र बेस्ड हैं तो आपको डेफिनेटली उसके बारे में पता होगा। भगत ताराचंद 1870 या 1872 में उन्होंने रेस्टोरेंट चालू किया था। पहला रेस्टोरेंट मुंबई में, फिर उन्होंने पुणे में भी ओपन किया, नासिक में भी किया, औरंगाबाद में भी किया, अभी हम इंदौर में हैं, इंदौर में भी रेस्टोरेंट है उनका। आई एम टेलिंग यू, अमेजिंग। अगर आप इन शहरों में से कहीं पे भी है तो ट्रस्ट मी, मेरी बात मानिए, आप भगत ताराचंद की सिर्फ एक बार जाकर दाल ट्राई कीजिए, दाल तड़का, आपको डिफरेंस तुरंत फील हो जाएगा। आप जाकर बोलोगे सर क्या है। मैंने काफी बार घर में ट्राई किया कि मैं वैसी दाल बनाऊं, वो टेस्ट नहीं आता, बिकॉज मटीरियल, दे सोर्स देयर मटीरियल फ्रॉम सच प्लेस दैट गिव्स अ यूनिक टेस्ट टू दैट डिश। सो एक बात तो पक्की है, जैसा रॉ मटेरियल होगा वैसा फिनिश गुड बनेगा। तो मटेरियल इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। पहला हो गया पैसा, हर एक बिजनेस को चाहिए मटेरियल। हर एक, मैं टीचिंग इंडस्ट्री में, मेरा मटेरियल इंपॉर्टेंट नहीं है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है मेरा टीचिंग मटेरियल। आपको मैंने 3 किताबें दी हैं, मैं डंके की चोट पर यह कह सकता हूं कि भाई साहब आप मेरे को बता दो कि सर ये किताबें बनाने में कितनी मेहनत लगी होगी, आई कांट इवन टेल यू। आपने अभी तक मेरे साथ 2 चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं, आपने 26 लेक्चर्स मेरे साथ किया। आप मुझे दिल पे हाथ रख के बताइए भाई लोग, जो क्वेश्चंस हमने उसमें किए हैं, सेफ्टी स्टॉक का क्वेश्चन नंबर 24 याद है? इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, उसके मॉड्यूल के क्वेश्चंस हम लोग सीए के अंदर कर रहे हैं। ये चीज समझो, मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर, तीसरा एम क्या है? तीसरा एम है मशीनरी। मशीनरी मतलब एसेट। आपके बिजनेस की जो एसेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एग्जांपल लेते हैं। आप कभी किसी पैथोलॉजी लैब वाले को देखिए, ये पैथोलॉजी लैब वाले जो होते हैं, इनका जो फोल्डर होता है, सीटी स्कैन, एमआरआई, सोनोग्राफी का, इसके फोल्डर के ऊपर ये फोटो किसकी देते हैं? ये कोई कियारा आडवाणी की फोटो दे रहे हैं, या ये यहां पर तारा सुतारिया की फोटो दे रहे हैं? नहीं, ये किसकी फोटो देते हैं? ये अपने मशीन्स की फोटो देते हैं। ये किसको प्रमोट कर रहे हैं? अपनी मशीन्स को प्रमोट कर रहे हैं। Where on other products you'll actually find Bollywood celebrities, on pathology lab promotionals ads you are going to find photographs of their machines. Why is it so? Because they claim, they tell कि हमारी ये मशीन सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। हमारी इस मशीन पे अगर आप टेस्ट करवाते हैं तो एकदम 100% एक्यूरेट रिजल्ट आएंगे। आपकी मशीनरी ना आपका तीसरा एम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। मैं भी जो ये टेक्नोलॉजी यूज कर रहा हूं, इज इट नॉट माई एसेट? टेल मी यस और नो। ये जो मेरा ऐप है, इस ऐप पे आप देख रहे हैं, है ना? सौरभ कह रहे हैं यस सर, बिलोंग फ्रॉम सीएमए। अच्छा, आप सीएमए कर रहे हैं? दैट्स व्हाई आई चोज यू मेंटर, बिकॉज योर टीचिंग इज जस्ट अमेजिंग। थैंक यू सो मच मिश्रा जी। आंख में आंसू आ गए मेरे। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। बात बहुत सिंपल है यार, वो ये दिखाना चाहते हैं कि देखो भैया मेरी एसेट कितनी अच्छी है। मैं ये डंके की चोट पे कह सकता हूं, लुक एट माय ऐप। आप ये ऐप iOS पे चला सकते हो, एंड्रॉइड फोन पे चला सकते हो, आप लैपटॉप या डेस्कटॉप पे भी ऐप चला सकते हो। माय ऐप इज नथिंग बट अ रेप्लिका ऑफ अ काइंड ऑफ नेटफ्लिक्स। बहुत सिंपल है। आप एक जगह पे लॉग इन करोगे, दूसरी जगह पे लॉग इन करना चाहोगे, पहली जगह से ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाएगा। मल्टीपल डिवाइसेस पे देख सकते हो, बट लॉग इन लॉग आउट, लॉग इन लॉग आउट, इट विल ऑटोमेटिकली लॉग आउट फ्रॉम द प्रीवियस डिवाइस। रेज अ हैंड का फीचर है, आप मुझसे ऑडियो कॉल पे बात कर सकते हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर्स के अंदर आप वीडियो की स्पीड कम ज्यादा कर सकते हैं। टेल मी ऑनेस्टली यस और नो। आप एलएमएस एक्सेस कर सकते हैं पूरी तरह, जहां पर आपको ऑडियो नोट्स मिलते हैं, क्लास नोट्स मिलते हैं, पीडीएफ मिल रही है बुक्स की, आईसीआई के आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू, स्टडी मटेरियल मिल रहा है आपको, होमवर्क क्वेश्चन के सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, टेस्ट पेपर सजेस्टेड आंसर मिल रहे हैं, फास्ट ट्रैक बैचेस के लेक्चर्स मिल रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है। ये टेक्नोलॉजी, ये एसेट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो पहला मनी, पैसा, दूसरा मटेरियल, तीसरा मशीनरी, चौथा मैन पावर। मैन पावर बोले तो क्या? ह्यूमन रिसोर्स। इसके ऊपर हम अलग से डिस्कशन करेंगे क्योंकि यही तो हमारा चैप्टर है। और 5वां एम जो है उसको हम कहते हैं
मैनेजमेंट, मैनेजमेंट मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, ऑपरेशन। आप अपने बिजनेस को कैसे मैनेज करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं, ऑपरेट करते हैं, है ना? लिख लिए, अब ये लिख लीजिए, दीज आर द 5 M फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। नाउ अंडरस्टैंड, आउट ऑफ दीज 5 we are addressing this important factor of production over here, manpower और human resource। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने इसे एड्रेस किया था, मटेरियल को, लेकिन अब इस चैप्टर में हम लोग ह्यूमन रिसोर्स और मैन पावर को एड्रेस करेंगे। दोस्तों गौर करने वाली बात है, अभी आप सिर्फ इतना ही लिखिएगा, गौर करने वाली बात है कि अभी जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं इसका पहले नाम था लेबर कॉस्ट। खास बात यह है कॉस्टिंग का पिछले 15-20 सालों में सिलेबस चेंज नहीं हुआ। 15-20 ईयर सिलेबस हैव बीन सेम। 15-20 साल पहले इसका नाम था लेबर कॉस्ट और अब इसका नाम जो है वो बदल दिया गया है। इट हैज बीन नाउ नेम्ड एज एम्प्लॉय कॉस्ट। और ऐसा क्यों? बिकॉज कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर लेबर का मतलब सिर्फ वही लेबर नहीं है जो एक्चुअली प्रोडक्शन फ्लोर पे काम कर रही है। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हर पर्सन, एवरी पर्सन हु इज वर्किंग फॉर द कंपनी इज कंसिडर्ड एज अ लेबर, वेदर it is the person who's directly engaged working on machines on the production floor, or whether a person who's sitting with tie, suit, boot in an air conditioned room known as the director or the CXO or the CFO or the CEO of the company, he is also considered labor. So there used to be confusion. People used to get confused with the word labor, with the term labor, because labor is often construed as, banyan, lungi, pasina, ye wo wala labor. No. Therefore, in order to avoid that confusion, the topic is named as employee cost. What it is considered as employee cost. Now, what is the difference? No need to write this part. Let's just understand a cross comparison of the material cost and the employee cost. What is the difference? What is the similarity? What is the difference? So, well, my dear friends, मटेरियल और एम्प्लॉय में डिफरेंस ये है और सिमिलैरिटी ये है कि पहली बात, ये दोनों ही टेंजिबल है। तो चलिए सर, ये तो सिमिलैरिटी हो गई। मटेरियल भी टेंजिबल होता है, एम्प्लॉयज भी टेंजिबल होते हैं। टेंजिबल मींस विच इज विजिबल, विच कैन बी सीन, विच कैन बी टच, विच कैन बी फेल्ड, महसूस किए जा सकते हैं, उसको क्या कहते हैं? टेंजिबल। लेकिन एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि मटेरियल जो होता है, material is a non-living being. जबकि लेबर, एम्प्लॉय जो होता है, इट इज अ लिविंग बीइंग। अब यार देखना भाई, फालतू के एग्जांपल मत पूछना। अभी एक बच्चा आता बोलता है सर मेरा ना सर रेस्टोरेंट है नॉन वेज का, और मेरे यहां पर ना मैं कोमड़ी बेचता हूं, कोमड़ी, जीवंत कोमड़ी, मेलेली कोमड़ी। सर मैं कोमड़ी बेचता हूं, कोमड़ी मेरे लिए मटेरियल है सर। अभी आप कैसा बोले सर कि मटेरियल इज अ नॉन लिविंग बीइंग, मेरी कोमड़ी तो जिंदा है। देख भाई, छोड़ूंगा नहीं भाई ऐसे बेहुदा सवाल पूछेगा तो। जनरल मीनिंग पे जा भाई। ये कोमड़ा और कोमड़ी को बीच में मतलब मच्छा मच्छी, कोमड़ा कोमड़ी को बीच में नहीं लाने का, मैं अभी साफ बता रहा भाई। भावना समझना यार, भावना एकदम चिमटी मत ले यार, आकर समझा कर यार। हमारे क्लास में शाकाहारी लोग ज्यादा है। तिशा जैन ये प्याज लहसुन नहीं खाती, उसको कोमड़ा कोमड़ी समझा रहा है भाई। तू कैसी बातें कर रहे भाई? समझिए डिफरेंस क्या। अगर मटेरियल को ऐसा लात मार दिए ना, ऐसा बुरा नहीं मानेगा। लेबर क्योंकि लिविंग बीइंग होता है ना, तो लेबर की पता है क्या होती है? लेबर के साथ जुड़े हैं कुछ प्रॉब्लम्स, लेबर के साथ जुड़े हैं कुछ सेंटीमेंट्स, इमोशंस। ओ माय गॉड सर, ये क्या डीपली टच कर दिया आपने तो मैं। लेबर के साथ जुड़ी है कुछ भावनाएं, बोले तो क्या फीलिंग्स जुड़ी है लेबर के साथ। मटेरियल का कभी किसी के साथ अफेयर नहीं होगा,
ऑफिस लव केमिस्ट्री नहीं होगी, लेबर की होगी, समझ रहे हो? बिल्कुल। देखो भैया, आप सब अडल्ट हो और प्रैक्टिकलिटी पे बात करते हैं। आपको मैं बता नहीं सकता हूं, ऑफिस मैनेजमेंट के लिए ये सब चैलेंजेस हैं। ऑफिस अफेयर्स इज द न्यू ट्रेंड नाउअडेज, लिटरली। एंड आप बिलीव नहीं करेंगे, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ये रैंक किया जाता है कि ऑफिस अफेयर्स में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ऊपर है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन नीचे है। मटेरियल का अफेयर नहीं होता है, लेबर के अफेयर होते हैं। मटेरियल के माँ बाप नहीं होते, लेबर के माँ बाप होते हैं। मटेरियल के बीवी बच्चे नहीं होते, लेबर के बीवी बच्चे होते हैं। मटेरियल के आंसू नहीं निकलते हैं, लेबर के आंसू निकलते हैं। मटेरियल हंसता खुश होता नहीं है, लेबर हंसता भी है, खुश होता भी है। मटेरियल के इमोशन सेंटिमेंट नहीं होते, लेबर के इमोशन सेंटिमेंट होते हैं। मटेरियल को ऐसा उठाकर ऐसा पटक दिया, बुरा नहीं मानेगा। लेबर को अगर जो एक्सपेक्टेड है वैसा रिकॉग्निशन नहीं दिया, वो बुरा मान जाएगा। किसी और का जगह किसी और को अप्रिसिएशन दे दिया, वो बुरा मान जाएगा। उसका हैप्पी बर्थडे उसको विश नहीं किया, वो बुरा मान जाएगा। मटेरियल को छुट्टी नहीं चाहिए होती है, लेबर को छुट्टी चाहिए होती है। मटेरियल के साथ एफिशिएंसी का कंसेप्ट नहीं जुड़ा है, जो आज हम देखने वाले। लेबर के साथ एफिशिएंसी का कंसेप्ट जुड़ा है। एफिशिएंसी का मतलब क्या? वो फिजिकली तो प्रेजेंट है यहां पर, मेंटली एब्सेंट है। काम कुछ हो ही नहीं रहा, आउटपुट हो ही नहीं, उसको कहते हैं लेस एफिशिएंट। वी विल सी आफ्टर दिस डिस्कशन विद द नेक्स्ट पॉइंट इज एफिशिएंसी। मटेरियल में लॉस होता है, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस। लेबर के अंदर भी लॉस होता है। मटेरियल काफी बार रिप्लेसेबल है, इट हैज अल्टरनेटिव्स। लेबर में भी होता है, बट कभी कभी हम डिपेंडेंट होते हैं किसी एक लेबर पे, इट डजंट हैव एनी अल्टरनेटिव। ग्रेजुअली बन जाता है, जिंदगी किसी के आने जाने से रुकती नहीं है, बट मैं बता रहा हूं डिपेंडेंसी लेबर पे ज्यादा क्रिएट होती है। तो मटेरियल के लिए जैसे हमने देखा था, वी रिक्वायर इन्वेंटरी मैनेजमेंट। मटेरियल के लिए एज आई सेड हमें किस चीज की जरूरत थी? इन्वेंटरी मैनेजमेंट की। ठीक उसी तरह एग्जैक्टली इन दी सिमिलर वे हमें लेबर के लिए जिस चीज की जरूरत होती है उसको हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। क्या कहते हैं बेटा जी? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, बोले तो HRM। कुछ इंस्टेंसेस बताऊंगा, कुछ घटनाएं बताऊंगा, कुछ एग्जाम्पल्स दूंगा, और फिर इसकी गहराई को हम समझेंगे कि आखिर ये टॉपिक स्टार्ट करने के लिए ये चीजों को समझना क्यों जरूरी है। Why do company needs a human resource management? Why do the company need to invest in their human resources? Because as I said, humans have emotions, they have feelings. Example number 1, let's just understand one by one. Infosys Technologies Limited. Infosys Technologies have their 5-star training center in Mysuru, जिसका भी नया नाम है मैसूरू। मतलब हर वो एम्प्लॉय जो इन्फोसिस में सेलेक्ट होता है ना, हर वो एम्प्लॉय जो इन्फोसिस में सेलेक्ट होता है, उसको पहले कंपनी क्या करती है? पहले उसको ट्रेनिंग के लिए भेजती है मैसूरू। अब आप इमेजिन कीजिए, आप नए नए सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने हैं, आपको हायर किया है कंपनी ने। हायर करते ही कंपनी आपको मस्त पे की ऐसा फ्लाइट से लेकर जाती है बैंगलोर। फ्लाइट से बैंगलोर उतरते हैं, ये आलीशान एयरपोर्ट, बैंगलोर के दोनों ही एयरपोर्ट बहुत जबरदस्त है। नया वाला एयरपोर्ट भी और टर्मिनल 1 भी जबरदस्त, T1 T2 दोनों माइंड ब्लोइंग। ये बैंगलोर एयरपोर्ट पे उतरने के बाद जिंदगी, आप बिलीव करिए, आप कभी आए नहीं है बैंगलोर जिंदगी में, पहली बार सिटी पे कदम रखते हैं। उन्होंने सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, माइंड ब्लोइंग। क्या एनर्जी है सिटी की, एनर्जी नेक्स्ट लेवल है। बैंगलोर एयरपोर्ट पे ये बड़ी एक बस खड़ी है, आपका इंतजार कर रही है, मर्सिडीज बेंज की बस। ये इंतजार कर रही है आपको, उस बस में बैठते हैं आप, और बस में बैठ के 3 घंटे की ड्राइव पे जाते हैं मैसूर। मैसूर बहुत सुना है शहर के बारे में, आज तक मैसूर के नाम पे हमने सिर्फ साबुन देखी है, मैसूर सैंडल सोप, हाँ, या मैसूर सैंडल अगरबत्तियां। यू एक्चुअली विजिट दैट सिटी, द सिटी विच हैज इट्स ओन हिस्ट्री, अमेजिंग। वहां जाते हैं और आप देखते हैं
5 स्टार, और जेन्युइनली कह रहा हूं, गूगल करके देखना, इन्फोसिस का ट्रेनिंग कैंपस माइंड ब्लोइंग है. It has a helipad, it has swimming pool, it has 5-star rooms, accommodation, training center, and 3 to 6 months depending on your grade, your work. आपको वहां पर 3 से 6 महीने रखा जाता है ट्रेनिंग के लिए. ट्रस्ट मी, ये ट्रेनिंग में सिखाना कम और मजे ज्यादा होते हैं. एम्प्लॉइज को इस ट्रेनिंग के दौरान सैलरी भी मिलती है, बहुत कुछ सिखाया भी जाता है, लेकिन एम्प्लॉइज एंजॉय करते हैं, जिम में एंजॉय करते हैं, स्विमिंग पूल एंजॉय करते हैं, खाना पीना बिल्कुल फ्री होता है अंदर, एंजॉय करते हैं, डीजे पार्टीज चलती है, क्लब्स बने हुए अंदर, आप फुल ऑन एंजॉय करें. लॉन्ड्री वगैरह सब धोकर मिल रही है आपको, प्रेस होकर मिल रही है आपको, कोई पैसा नहीं देना है. आखिर कोई कंपनी क्यों करती है इतना खर्चा? सोचने वाली बात है. ये सवाल मैं आप लोगों के सामने खड़ा करना चाह रहा हूं, बिकॉज वहां से इस चैप्टर के बीच हम बोने वाले हैं. जबकि ये कंपनी अगर सिर्फ कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट कंट्रोल के बारे में सोचती थी, तो दे वुड हैव कंडक्टेड दिस टाइप ऑफ ट्रेनिंग इन अ लोकल सेंटर ऑल्सो ना, इन देयर बैंगलोर ऑफिस इटसेल्फ. एम्प्लॉय को बोलते थे, भैया तुम तुम्हारा अकोमोडेशन ढूंढो, खाने पीने का खर्चा हम काहे को उठाए, तुम्हारे कपड़े वपड़े धोने का खर्चा हम क्यों उठाए, बस ऑफिस आते हो, ऑफिस आओ, ऑफिस के अंदर मैं ट्रेनिंग करूंगा. ऐसे बहुत सारे ऑफिस हैं. लेकिन फिर यहां पर दूसरी कंपनी आती है, ऐसा सिमिलर एग्जांपल दूंगा, लार्सन एंड ट्यूब्रो का, एलएनटी का, जिसका ट्रेनिंग सेंटर बना हुआ है खंडाला में. सुना आदि का खंडाला काई को. व्हाई डू कंपनी बिल्ड देयर ट्रेनिंग सेंटर्स इन मसूरी, इन ऊटी, इन मैसूरू, इन Lonavala, Khandala? Because they want to give an experience to their employees, because they want to please their employees. They want to have the feel good factor for their employees कि हाँ, हम अपने employees को ये दिखाएं, बताएं, जताएं कि you are so important for us. You are an asset for us. We really value you. We really mean you. ठीक है. Next example. पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई एक ग्रुप है जो एम्प्लॉइज की वेलबींग के लिए सबसे ज्यादा नोन है, तो वो है टाटा ग्रुप. कोई भी कंपनी उठा लो, मैं आपको उसमें से मेरी जितने भी एग्जांपल दे रहा हूं, ये वो दे रहा हूं जो मैंने अपनी इन्हीं आंखों से देखे हैं, है ना. सुने सुना एग्जांपल नहीं दे रहा हूं. टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज एग्जांपल है पुणे के हिंजवाड़ी राजीव गांधी इंफोटेक पार्क का. टीसीएस की बहुत बड़ी बिल्डिंग है, वहां करीबन 50,000 एम्प्लॉइज एक बिल्डिंग में बैठते हैं. कैन यू इमेजिन? बिल्डिंग नहीं, उसको जिला घोषित कर देना. 50,000 एम्प्लॉइज एक बिल्डिंग में बैठते हैं. कमाल का इंफ्रास्ट्रक्चर है, नेक्स्ट लेवल. मतलब दिमाग काम नहीं करता. अब ध्यान से सुनना, ये आईटी कंपनीज में काम करने वाले कौन है? 21, 22, 23, 24 साल के यंग लोग हैं. कॉलेज से इंजीनियर बनते हैं, कैंपस प्लेसमेंट में जॉब मिलती है, जॉब ज्वाइन करते हैं. अब इनकी लाइफ बहुत सिंपल है. बैचलर्स होते हैं जब जॉब ज्वाइन करते हैं, प्यार व्यार होता है, अरेंज मैरिज, लव मैरिज, जो भी है, 2-3 साल में शादी होती है, उसके 2-3 साल में बच्चे हो जाते हैं. तो करीबन 26, 27, 28 की एज में दे बिकम पेरेंट्स. मैटरनिटी लीव मिलती है फॉर द एक्सपेक्टेड मदर, एंड पैटर्निटी लीव मिलती है उनके हस्बैंड को टू टेक केयर ऑफ योर वाइफ. ठीक है, और ये तो अभी लॉ के अंदर मैंडेटरी भी है. टीसीएस ने ऑब्जर्व किया कि एक लड़की, अब ध्यान से सुनना, 6 महीने की मैटरनिटी लीव पे थी. तो 6 महीने मतलब प्रेगनेंसी, जब डिलीवरी होती है उसके पहले कुछ महीने और उसके बाद कुछ महीने. तो एक लड़की है, उसने अपने 8th मंथ से मैटरनिटी लीव ले ली. 1 महीने बाद डिलीवरी हो गई, और फिर 5 महीने शी टुक टाइम टू रिकवर एंड टेक केयर ऑफ हर बेबी. अब वो लड़की के बारे में सोचना, ध्यान से सुनना, थोड़ा सा सेंटिमेंटल है. वो लड़की ना उस बच्चे को 9 महीने अपने पेट में पालती है. उसके साथ एक कनेक्शन बिल्ड हो जाता है ना, एक इमोशन बिल्ड हो जाता है. यू एक्चुअली फील दैट बेबी इनसाइड यू. ऑफिस का काम प्रेशर सब भूल गए, आपने ऑफिस से छुट्टी ले ली, मैटरनिटी लीव ले ली. 8वें महीने में 1 महीने बाद डिलीवरी हो गई. इमेंस पेन. मतलब मैंने ऑडिट किया है एक मैटरनिटी हॉस्पिटल का मेरी आर्टिकलशिप में, एंड ट्रस्ट मी, मैंने जो सबसे बड़ी चीज़ देखी और सीखी है ना वहाँ पे, वो ये है कि एक औरत से महान कोई नहीं है भाई. एक औरत जो एक ज़िंदगी को जन्म देती है ना, वो उस समय अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगाकर किसी दूसरी ज़िंदगी को जन्म देती है. देयर इज नो वन ग्रेटर देन अ मदर, ट्रस्ट मी, नो वन. शी इज एक्चुअली पुटिंग हर लाइफ ऑन स्टेक
to give you birth. She don't know after she gives you birth whether she will be alive or not, whether she will be able to live the same kind of life what she was living before your birth or not. The life changes tremendously. Her physique, her emotions, they are completely drained off. It's a new birth for a woman after she delivers a baby. Stitches, that pain. I mean, can you imagine? Can you just imagine for a second? You are actually legally allowing a doctor to rip off your tummy. How many layers do they go down? Can you imagine? You can't. Actually, guys, I'm telling you, none of us can. The doctors are literally, legally putting up the scalpel in their hand, and they're literally like a cake. They are cutting the multiple layers of a mother's tummy. And just for one single reason, because she wants to give birth to a new life. हमें एक छोटा सा कट लगता है ना, हम चिल्ला देते हैं, रो देते हैं, कितना खून निकलता है, और आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। तो एक इमोशनल कनेक्ट होता है। इस पूरे पेन के बाद वो मदर अपने बेबी को पहली बार देखती है, अपने हाथ में लेती है, तो उसको जाके फील होता है कि ये कोई और नहीं है, मेरे शरीर का एक हिस्सा है। उसका ध्यान रखती है, उसको दूध पिलाती है, उसको देखती रहती है, उसको फील करती है कि कल तक जो मेरे अंदर था ना, आज वो मेरे बाहर है। उसका पहला आंसू, उसकी पहली पोटी, उसकी पहली सुसु, उसका पहली बार रोना, उसका पहली बार मुस्कुराना, पहली बार आंखें खोलना, वो हर मोमेंट को जीती है। कई महीनों तक तो वो खुद अपने पेन से रिकवर कर रही है, पर वो पेन लेस फील करती है। आधी रात को जब बच्चा उठता है तो वो स्टिचेस होने के बावजूद भी उठती है, उसे फीड करती है, संभालती है, बताती है। फिर एक दिन आता है जब ऑफिस की छुट्टी का टाइम खत्म हो जाता है, क्योंकि आपको मैटरनिटी लीव 6 महीने की मिली है। मैं एक 6 महीने इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक नॉर्मल पीरियड चलता है किसी भी कंपनी में। 6 महीने बाद वो ऑफिस जाती है। अब आप इमेजिन करो, 6 महीने बाद जब आप ऑफिस गए हो तो आप वैसे नहीं हो जैसे आप ऑफिस से निकले थे। ना आपका फिजिक वैसा है और ना आप इमोशनली वैसे हो। अब डिफरेंस ये है कि फिजिकली मैं जो बदल गई हूँ वो दुनिया को दिख जाएगा, बट इमोशनली मेरे अंदर क्या चल रहा है वो किसी को नहीं दिखेगा। टीसीएस ने ऑब्जर्व किया कि ये जो लड़कियां थी जो मैटरनिटी लीव से वापस आ रही ना, इनकी एफिशिएंसी कम हो गई। अब मैं वापस ये वर्ड पे जोर दे रहा हूँ, एफिशिएंसी, क्योंकि मैं इसके बारे में भी बात करने वाला हूँ, हम लोग कैलकुलेशंस करने वाले। टीसीएस ने देखा कि यार ये जो लड़की थी ये तो बहुत एफिशिएंट लड़की थी, बहुत अच्छा काम करती थी पहले, एकदम से इसको क्या हो गया? व्हाट जस्ट हैपेंड? ऐसा क्या हो गया कि ये काम नहीं कर रही है, डिलीवर नहीं कर रही है, छुट्टियां ज्यादा ले रही है, जिस दिन ऑफिस आती है उस दिन मेंटली एब्सेंट होती है, हो क्या गया? तो टीसीएस ने एक सर्वे किया। देखो यहाँ पर डिफरेंस है बाकी एम्प्लॉयज में और टीसीएस में। बाकी एम्प्लॉयर्स जो होते हैं ना, ऐसे टाइम में फायर कर देते हैं एम्प्लॉयज को, चल निकल, हटा सावन की गट्टा, खत्म, तो नहीं तो कोई और मिल जाएगा। टीसीएस ने ऐसे नहीं किया। टीसीएस ने कोशिश की इसको समझने की कि अगर ये बिहेवियरल चेंज हुआ है तो ये बिहेवियरल चेंज क्यों हुआ है। तो एक सर्वे किया, उनके साथ पर्सनल डिस्कशंस हुए, काउंसलिंग हुई, तो पता चला ये लड़कियां कहती है कि हम ऑफिस में तो आ गई हैं फिजिकली, क्योंकि हमें जॉब चाहिए, पैसे चाहिए, पुणे जैसा शहर है, हस्बैंड वाइफ दोनों नहीं कमाएंगे, काम नहीं चलेगा, लेकिन मेरा मन अभी भी घर पे है। अच्छा, घर पे भी नहीं है, मैं अपने बच्चे को डे केयर में छोड़ के आऊँ। प्लीज अंडरस्टैंड, पेरेंट्स उनके कहीं और रहते हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते हैं, तो बच्चे को आप 5 महीने के बच्चे को डे केयर में छोड़ के गए हैं, और ये ग्राउंड रियलिटी है। हैदराबाद चले जाइए, बैंगलोर चले जाइए, गुड़गांव चले जाइए, पुणे चले जाइए, कोई भी आईटी सिटी में चले जाइए, ये हार्श रियलिटी है। एक दिन आता है जब मदर्स को जॉब रिज्यूम करना होता है और अपने बच्चे को दिल पे पत्थर रखकर डे केयर में छोड़ के जाना पड़ता है। डे केयर मतलब एक बोर्डिंग स्कूल है दिन भर का, छोटे बच्चों का। लेकिन उस माँ का दिल ना अभी भी डे केयर में अटका है कि मेरा बच्चा कैसा होगा, कहीं वो रो तो नहीं रहा होगा, उसको टाइम पे दूध तो मिला होगा, ऐसा तो नहीं कि उसने पॉटी कर दिया और किसी ने उसका डायपर नहीं बदला, उसको रैशेज हो जाएंगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि वहां की जो नैनी है उसने कुछ गलत किया। बिकॉज बहुत सारे वीडियोस आते हैं कि नैनी शॉर्ट टेम्पर होती है, चिढ़ जाती है, बच्चों को पीटती है, फिजिकली असॉल्ट करती है, बच्चों को चोट पहुंचाती है।
तो वो काउंसलिंग का ये आउटकम निकल के आया कि दीज गर्ल्स were coming back, were resuming their job after their maternity leaves, they are actually mentally disturbed because of their kids. TCS thought, how can we solve this problem? You know what they did? They had set up a daycare within their campus to solve this issue. They told, okay, no problem. If this is the problem, we don't want to lose you. We don't want to lose this employee. And let me see what I can do to bring back this employee into the life. Let me see what I can do to solve her problem. What is her problem? Her problem is she's away from her kid and she's scared. She's concerned. Okay, no problem. TCS says, no problem. Now you bring your kids to the company. In the company premises itself, we'll set up a daycare at our cost. We'll not charge you. It's a kind of a courtesy for you, favor for you. हमारे एम्प्लॉयज के लिए एक तोहफा. हम यहाँ पे एक वर्ल्ड क्लास डे केयर सेट करेंगे, सारी फैसिलिटी करेंगे. आप अपने बच्चों को लेकर आइए, बच्चों को डे केयर में छोड़िए, अपनी डेस्क पर जाइए, काम कीजिए. आपका जब मन करे आप अपनी डेस्क से उठकर तुरंत डे केयर में जा सकती है, अपने बच्चों का वेयर अबाउट पूछकर, हालचाल पूछकर वापस आकर काम कर सकती है. मतलब एक एक्स्ट्रा खर्चा टीसीएस ने किया एंड इट शोड ट्रेमेंडस रिजल्ट इन द एफिशिएंसी ऑफ दोस गर्ल्स. अब आप सोचकर देखिए, इमेजिन कीजिए, एक छोटा सा थॉट, एक छोटा सा खर्चा, मे भी इतना छोटा नहीं होगा बट एक छोटा सा थॉट, रिजल्ट कितना मिराक्युलस है. अब उस लड़की को चिंता नहीं है अपने बच्चे की, चिंता है बट काम पे इंपैक्ट नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा? क्योंकि लड़की को पता है मेरा बच्चा यहीं पे है, मैं शायद 7th फ्लोर पे हूँ, वो ग्राउंड फ्लोर पे, क्या फर्क पड़ता है. जब भी मेरा लंच टाइमिंग होगा नीचे जाकर उससे 1 मिनट देख लूंगी, 1 मिनट मिल लूंगी, खत्म. माई बेबी इज सेफ. और अगर कोई इमरजेंसी होगी तो मुझे कॉल आ ही जाएगा नीचे से. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. Employees are given gifts. Employees are given vouchers. Employees are gifted vacations, gadgets on their birthdays, on their anniversaries by the company. Why is it so? Just to make them feel special, just to give them that feel good factor. Why are these expenses not done for material? Because material, as I said, except comedy, materials are non-living being. एम्प्लॉइज आर लिविंग बीइंग. जज्बात है, इमोशन है, और आपको ये इमोशनल मेंटेनेंस करनी पड़ेगी कि अगर मेरा एम्प्लॉय खुश है तो सब कुछ है, अगर मेरा एम्प्लॉय खुश नहीं तो कुछ नहीं है. लास्ट एग्जांपल एक और, मेरे पास मतलब दिन खत्म हो जाएगा, इतने एग्जांपल्स है बट मैं उतने ही रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूं जितने की हमें जरूरत है. कॉग्निजेंट, एक और आईटी कंपनी. ये ऑफर एक्चुअली कॉग्निजेंट का ही नहीं है. कॉग्निजेंट, कैपजेमिनी, टेक महिंद्रा, इन कंपनीज ने ऑब्जर्व किया, एज आई अगेन सेड, 20, 21, 22, 23 साल के बच्चे यहाँ आते हैं, जॉब पे लगते हैं, नए नए जॉब पे लगते हैं, क्वालिफाई होते हैं, प्यार मोहब्बत होती है, किसी की होती है, किसी की नहीं भी होती है, लेकिन शादी सबकी होती है. कुछ साल बाद जब सबकी शादी होती है, ध्यान से समझना, जबकि शादियां होती है तो अब लड़का किसी अलग शहर में, लड़की किसी अलग शहर में. लेट्स टेक एन एग्जांपल, लड़का है मुंबई में, लड़की है पुणे में. तब यहां पर प्रॉब्लम है ना, शादी के बाद तो दोनों अलग अलग नहीं रह सकते. अब शादी के बाद क्या होगा? या तो शादी के बाद लड़का शिफ्ट होगा मुंबई लड़की के पास, या फिर लड़की शिफ्ट होगी लड़के के पास मुंबई में. आर यू गेटिंग माय, पुणे में, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और मोस्ट ऑफ द टाइम ये शिफ्टिंग नहीं होती थी, मोस्ट ऑफ द टाइम जॉब क्विट होता था, लोग जॉब छोड़ देते थे. जॉब क्विट होता था, लोग जॉब छोड़ देते थे. काफी बार यही होता था. यू हैव टू क्विट द जॉब बिकॉज यू हैव टू बी विद योर पार्टनर. सो दीज कंपनीज केम अप विद अ वंडरफुल आइडिया. और इन सबसे पता है कंपनी का जो नुकसान होता है उसको कहते हैं लेबर टर्नओवर. इस पे क्वेश्चन भी है, कंसेप्ट भी, और एग्जाम में भी आ चुका है, कंसेप्ट ऑफ लेबर टर्नओवर.
जैसे मटेरियल इन्वेंट्री टर्नओवर देखा ना, वैसे लेबर टर्नओवर, एम्प्लॉय आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, आते जाते हैं। अब इसमें कंपनी का नुकसान क्या होता है, प्लीज अंडरस्टैंड। एक कंपनी एम्प्लॉय को हायर करती है, हायर करके उसको ट्रेन करती है, ट्रेन करती है, और करीबन करीबन 6 महीने लगते हैं जब वो एम्प्लॉय कंपनी के सिस्टम्स को समझता है। And it is only from the 7th month where the employee is actually effective for the company. मतलब पहले 6 महीने की सैलरी प्लस हायरिंग कॉस्ट, ट्रेनिंग कॉस्ट, ये तो एक तरीके से कंपनी का वेस्टफुल एक्सपेंडिचर होता है। अब 6 महीने बाद एम्प्लॉय को तैयार किया और फिर वो एम्प्लॉय कहता है भैया मैं छोड़कर जा रहा हूं क्योंकि मेरे को दूसरी कंपनी से अच्छा पैकेज ऑफर हो रहा है। हम यहां पर एथिकल नॉन एथिकल की बात कर ही नहीं रहे, बात यहां पर बहुत सिंपल है, कंपनी का तो नुकसान हो गया, इसको कहते हैं लेबर टर्नओवर। तो अब यहां से आप जो एक चीज समझ सकते हो वो ये है, हाई लेबर टर्नओवर हाई लेबर टर्नओवर इज बैड फॉर कंपनी, लो लेबर टर्नओवर इज गुड फॉर कंपनी। कंपनी ने इन्वेस्टिगेट किया लेबर टर्नओवर के रीजंस क्या है, और वहां जाकर पता चला वन ऑफ द रीजन इज मैरिजेस। अब कंपनी ये तो नहीं कह सकती शादियां मत करो, वेल ये डार्क रियलिटी बता देता हूं, बहुत सारी कंपनीज ऐसी है जो इस चीज के लिए बड़ी फेमस है कि अगर आप उस कंपनी में हो, एम्प्लॉय हो, यू वोंट हैव अ गुड मैरिज। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन पहले मैं एक ऐसी कंपनी में काम करता था जहां पर मैंने अपने आसपास सब लोगों को देखा, या तो लोग ऐसे हैं जो दे आर नॉट हैप्पीली मैरिड, दे आर हैविंग क्वारल्स इन देयर मैरिज, प्रॉब्लम्स इन देयर मैरिज, और दे आर ईदर दे आर डिवोर्स्ड, और देयर आर पीपल who are not getting married at all because the work life balance doesn't exist. I mean, who the hell will want that your partner, your husband, your boyfriend, or your whatever it is is 24/7 engaged on laptop or on office calls or on office meetings at all? And this is the, I'm telling you, this is the dark reality of the corporates nowadays. So if you choose more money, then you'll have to sacrifice this. If you choose this, you'll have to sacrifice on money. So it's a catch. It's a catch, guys. It is a catch. You're confused what to choose. If you want quick growth, fast growth, har saal promotion, bonus, incentives, you know, then you will have to downgrade your family life. तो ये कंपनीज ने सोचा हाउ डू वी रिड्यूस एम्प्लॉय टर्नओवर हैपनिंग ऑन अकाउंट ऑफ मैरिजेस, बिकॉज दैट्स अ रियलिटी, इट्स गोइंग टू हैपन। So they come up with an idea. अब ध्यान से सुनना. The idea says that if a guy or a girl of Tech Mahindra marries to another guy or girl of Tech Mahindra, that means if you both belong from the same company and if you both get married, you do not quit their job, the company is going to give you cash prize of 3 lakh, 4 lakh, 5 lakh rupees. The company is going to sponsor your honeymoon to Europe. Can you imagine this? I mean, companies paying you for getting married. But there is conditions. It should be first marriage. ऐसा नहीं कोई ठरकी इंसान जाएगा बोलेगा अच्छा 5 लाख रुपए मिल रहे हैं, लड़की के साथ सेटिंग करेगा, चलिए आज मेरी गाड़ी में बैठ जा, अपन दोनों शादी करते, 1.5 लाख तेरा 1.5 लाख मेरा. अच्छा नो. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द लॉजिक. आप पढ़ते ना लॉ के अंदर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, उसमें से हिडन रूल समझने की कोशिश कीजिए. इसका लॉजिक क्या है? कंपनी को पता है कि अगर शादी करने के बाद दोनों में से कोई भी छोड़कर गया, मेरा एम्प्लॉय टर्नओवर बढ़ जाएगा, मेरा एक ट्रेन किया हुआ एम्प्लॉय चला जाएगा, मैंने उस पर जो कॉस्ट लगाई, ट्रेनिंग कॉस्ट, हायरिंग कॉस्ट, सब वेस्ट हो जाएगी. इंस्टेड ऑफ दैट मैं उसको मोटिवेट करूं कि यार तो भाई शादी करनी है ना, तेरे लड़के को लड़की और लड़की को लड़का चाहिए ना, तो कंपनी में ही ढूंढ लो ना भाई, बाहर क्यों जा रहे हो? Why you going outside? Find within the company itself and we'll pay you, we'll reward you 5 lakh rupees or we'll give you a honeymoon, fully financed, funded honeymoon, यूरोप जाके आओ, बढ़िया घूम के आओ, एंजॉय करके आओ. Look at this. Why do company do such expenses? Human resource management. Well, human resource management is not so blissful and beautiful as I have just told you. It can be very scary at times. A very famous instance of Maruti Udyog Limited Noida plant. Employees were frustrated. Employees परेशान हो गए थे human resource manager से, because
ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का और एम्प्लॉयज का जो रिलेशन होता है वो टॉम एंड जेरी की तरह होता है। और एम्प्लॉयज इतने फ्रस्ट्रेट हो गए कि मारुति उद्योग लिमिटेड के ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को प्लांट में ही जिंदा जला डाला। हम सही गलत की बात नहीं कर रहे हैं हम एथिक्स अनएथिक्स की बात नहीं कर रहे हैं, मैं आपके सामने फैक्ट्स रख रहा हूं। ये सारे चैलेंजेस मटेरियल के साथ एसोसिएटेड नहीं थे, ये सारे चैलेंजेस लेबर के साथ एसोसिएटेड है, एम्प्लॉय के साथ एसोसिएटेड है, क्योंकि वो लिविंग बीइंग होता है। और इसके वजह से अब आपको समझ में आ रहा होगा कि आखिर किसी भी कंपनी में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का कितना बड़ा रोल होता है। तो चाहे जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, इन सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में से जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो है मैन पावर, है ना, मैन पावर। क्लियर हुआ सबको? तो अब हम यहां पर इस मैन पावर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज को समझेंगे। ये लिखने की स्पेस छोड़ दीजिएगा, अगले पेज पे आइएगा, टाइटल लिखिएगा कंसेप्ट ऑफ एफिशिएंसी। बहुत अच्छे से यहां तक क्लियर हुआ सभी को? लाइव स्टूडेंट्स क्विकली जवाब दें। जो लोग रिकॉर्डेड देख रहे हैं आप लोग मुझे रिप्लाई कर सकते हैं, आप सभी के पास मेरे मोबाइल नंबर्स हैं, ऑल ऑफ यू डू हैव माय मोबाइल नंबर्स विद यू, है ना। जो भी पर्सनल प्रॉब्लम्स है डीएम करें, टेक्निकल प्रॉब्लम्स है ग्रुप पे मैसेज करें। यहां तक क्लियर हुआ सबको समझ में? अब आते हैं एफिशिएंसी की बात पर चलिए सुनते हैं, समझते हैं, साथ में लिखते चलिएगा। नाउ देखिएगा एग्जाम्पल के हेल्प से देखते हैं। तो हमारी जो श्रुति मैम है उनकी नॉर्मल रीडिंग स्पीड है 16 पेजेस इन एन आवर, दैट इज 16 मिनट्स, ठीक है। वेल ये कैलकुलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यू शुड ऑल नो व्हाट इज योर एवरेज रीडिंग स्पीड, है ना, पीपीएच पेजेस पर आवर। दिस रियली हेल्प्स यू स्पेशली फॉर द थ्योरी सब्जेक्ट लाइक लॉ एंड ऑडिटिंग। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ने आपको, मॉड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मॉड्यूल एट टाइम्स बोरिंग भी होता है, तो एक एवरेज रीडिंग स्पीड आपको निकालनी चाहिए। कभी कुछ पेजेस आधे होते हैं, कभी पूरे होते हैं, वॉट एवर, ऑल सेट एंड डन, एक एवरेज पेज पता होना चाहिए। तो मेरी जो स्पीड थी वो थी 16 पेजेस की, तो मैंने वही फिगर लिया, श्रुति का नाम लगा दिया है कि श्रुति की एवरेज रीडिंग स्पीड है 16 पेजेस पर आवर, ठीक है। अब श्रुति जो है पढ़ाई करती है, पढ़ाई करते हैं तो आप ऑब्जर्व करेंगे बहुत मेंटल टर्बुलेंस होता है, अप एंड डाउन चलते रहते हैं। किसी किसी दिन बहुत मोटिवेटेड महसूस करते हैं, ऐसा लगता है साला दुनिया फाड़ देंगे, हम लोग जीत जाएंगे, इस दुनिया में एक ही पर्सन है और वो मैं, बस मैं इस दुनिया का राजा हूं, आई एम गोइंग टू विन दिस वन। और कभी कभी एकदम डीमोटिवेटेड फील हो रहा है, मतलब यू डोंट फील लाइक स्टडिंग एट ऑल, है ना। और ये किसी भी स्टूडेंट की लाइफ में या किसी भी ह्यूमन बीइंग की लाइफ में बहुत ही नॉर्मल होता है। तो अब आज की बात यह है कि हम लोग श्रुति की एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे। कैसे? सपोज टुडे श्रुति actually studied for 5 hours and read 100 पेजेस। श्रुति का नॉर्मल डेटा दिया है, श्रुति नॉर्मली 1 घंटे में 16 पेजेस पढ़ती है, लेकिन आज का एक्चुअल डेटा कहता है कि श्रुति ने 5 घंटे पढ़ाई की है और 5 घंटों में कितने पेजेस पढ़े हैं? 100 पेजेस पढ़े हैं। वी हैव टू कैलकुलेट हर efficiency।
हमें श्रुति की एफिशिएंसी निकालनी है, ठीक है। अब ये एफिशिएंसी निकालने से पहले एक बेसिक चीज को हम समझते हैं, एकदम फंडामेंटल है और इसमें तो मतलब कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। अगर if your efficiency percentage is less than 100, then you will be considered as less efficient. If your efficiency percentage is equal to 100, you will be considered as efficient. If your efficiency percentage is greater than 100, you will be considered as highly efficient. Is this clear to all of you? ये तो जनरल चीज है, सही कहा मैंने, इसमें तो कुछ गलत नहीं है। नाउ कीपिंग दिस इन माइंड, हमें श्रुति की एफिशिएंसी निकालनी है। अब एफिशिएंसी जो है ना, ये दो तरीके से कैलकुलेट की जा सकती है। अभी स्टॉप राइटिंग एंड जस्ट फोकस ऑन स्क्रीन। एफिशिएंसी कैन बी कैलकुलेटेड बाय 2 डिफरेंट वेज, और ये सब कॉमन सेंस है, लॉजिक है, रियल लाइफ में काम आएगा। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट, और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ टाइम टेकन। फॉर्मूला रटना नहीं है, फॉर्मूला लिखेंगे बनाएंगे पर रटना नहीं, उसको समझना है। समझ डाला, एफिशिएंसी झिंगा डाला, ठीक है। श्रुति की रीडिंग स्पीड है 16 पेजेस इन 1 आवर, दैट इज 60 मिनट्स। इसको हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड। क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मतलब जो आमतौर पे होता है, जो नॉर्मली होता है और जो होना चाहिए। कि श्रुति का नॉर्मल क्या है? 1 घंटे में या 60 मिनट में श्रुति 16 पेजेस पढ़ती है। हम पहले जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट। तो आउटपुट में मैं यहां पर आकर लिखता हूं स्टैंडर्ड आउटपुट पर आवर। तो श्रुति का स्टैंडर्ड आउटपुट है 16 पेजेस पर आवर। समझ में आ रहा है? स्टैंडर्ड आउटपुट पर आवर इज 16 पेजेस पर आवर, ठीक है। अब हम यहां पर ये देखेंगे कि श्रुति ने एक्चुअल में कितने घंटे पढ़ाई की है। ये जो 5 घंटे है ना, इसको हम कहते हैं एक्चुअल आवर्स, और ये 100 पेजेस जो है इसको हम कहते हैं एक्चुअल आउटपुट। क्या कहते हैं? एक्चुअल आउटपुट। तो श्रुति की नॉर्मल स्पीड है कि 1 घंटे में 16 पेजेस पढ़ती है। मैं इसको यहां पर मल्टीप्लाई करता हूं एक्चुअल आवर्स से, तो एक्चुअल आवर्स हो गए इसके 5 घंटे। तो इसका मतलब है हमें यह पता चलेगा कि अगर श्रुति 16 पेजेस 1 घंटे में पढ़ती है तो 5 घंटे में श्रुति को कितने पेजेस पढ़ने चाहिए। मतलब इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड आउटपुट या फिर एक्सपेक्टेड आउटपुट। श्रुति का एक्सपेक्टेड आउटपुट होता है 80 पेजेस। कितने घंटों में? 5 घंटों में। समझ में आया? वापस श्रुति की नॉर्मल स्पीड क्या है? श्रुति की नॉर्मल स्पीड कहती है सर कि वो 1 घंटे में 16 पेजेस पढ़ती है, और श्रुति ने एक्चुअली कितनी पढ़ाई की है? सर 5 घंटे पढ़ाई की है। तो अगर 1 घंटे में श्रुति 16 पेजेस पढ़ती है तो 5 घंटे में श्रुति के कितने पेजेस होने चाहिए? एक्सपेक्टेड आउटपुट कितना होना चाहिए, या स्टैंडर्ड आउटपुट। इसको स्टैंडर्ड आउटपुट क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड आउटपुट इन एक्चुअल आवर्स। ये जो कॉन्वर्सेशन मैं कर रहा हूं
ये अपने दिमाग में स्टोर करके रखना, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में डिट्टो काम आने वाला है, तो वहां हम दोबारा नहीं करेंगे, वहां हम रिवाइज करेंगे, इसलिए कह रहा हूं अभी से अच्छे से समझना। तो स्टैंडर्ड आउटपुट इन एक्चुअल आवर्स है 5 घंटे, स्टैंडर्ड आउटपुट पर आ रहे 16, एक्चुअल आ रहे 5, तो स्टैंडर्ड आउटपुट इन एक्चुअल आवर हो गया 80 आवर्स। लेकिन श्रुति के एक्चुअल आउटपुट कितना है? हाउ मच इज एक्चुअल आउटपुट ऑफ श्रुति? सर 100 पेजेस पढ़े हैं श्रुति। कितने पेजेस पढ़े हैं सर श्रुति ने? 100 पेजेस पढ़े हैं। 5 घंटे पढ़ाई कर कर सर श्रुति ने 100 पेजेस पढ़े हैं। फॉर्मूला सब बाद में लगाएंगे, अभी तो भैया लोगों मेरे को ये बताओ, आपको कॉमन सेंस बेसिस पे क्या लगता है, क्या श्रुति लेस एफिशिएंट है या श्रुति एफिशिएंट है या श्रुति हाईली एफिशिएंट है? मेरे को सिर्फ इसका जवाब दे दो, फॉर्मूला परसेंटेज सब छोड़ दो, मेरे को सिर्फ ये जवाब दे दो, आप श्रुति की एफिशिएंसी के बारे में क्या कमेंट करना चाहेंगे? इज श्रुति लेस एफिशिएंट, इज शी एफिशिएंट और इज शी हाईली एफिशिएंट? व्हाट यू वुड लाइक टू से? सर हाईली एफिशिएंट, रिगार्डलेस टू से सर, बिकॉज एक्सपेक्टेड आउटपुट, उससे एक्सपेक्टेशन थी कि वो 5 घंटे में 80 पेजेस पढ़ेगी, लेकिन सर उसने 5 घंटे में 100 पेजेस पढ़े हैं, तो सर उसका एक्चुअल आउटपुट जो है इट इज मोर देन एक्सपेक्टेड आउटपुट, देयरफॉर शी इज एफिशिएंट, है ना, देयरफॉर शी इज हाईली एफिशिएंट। सर एक्चुअल आउटपुट 100 पेजेस is greater than standard output 80 pages। क्लियर? अब ये तो आपने कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया, तो आप कहेंगे कि जो श्रुति मैडम है शी इज हाईली एफिशिएंट। अब इसका ना बेटा जी, इसका नाम निकालेंगे परसेंटेज, एफिशिएंसी परसेंटेज, it is equal to actual output upon standard output multiplied by 100. Let me write the full form so that there is no confusion. Efficiency percentage is equal to actual output upon standard output into 100. Actual output is 100, standard output is 80 into 100. 100 divided by 80 into 100, it is coming as 125%. Now we have actually quantified her efficiency. Her efficiency is 125%, and हमने देखो कंक्लूजन क्या निकाला, अगर आपका एफिशिएंसी परसेंट 100 से ज्यादा होता है, if it's more than 100, you will be considered as highly efficient. हमने ये आंसर लॉजिकली निकाल लिया था, हम लोगों ने ये आंसर लॉजिकली निकाल लिया था, जैसे हमको पता चला कि 5 घंटे में श्रुति को 80 पेज पढ़ना चाहिए था और 5 घंटों में श्रुति ने एक्चुअली 100 पेजेस पढ़े, तो भैया जितना काम करना चाहिए था उससे ज्यादा काम अगर आपने कर लिया, इसका मतलब आप हाईली एफिशिएंट हो। तो ये कंक्लूजन तो हमने पहले भी लॉजिकल कॉमन सेंस बेसिस पे दे दिया, सी फॉर कॉस्टिंग, सी फॉर कॉमन सेंस, बराबर है। लेकिन अब हमने उसको ऑफिशियली, हमने उसको क्वांटिफाई किया है, इवैल्यूएट किया है कि श्रुति का एफिशिएंसी परसेंटेज क्या है। तो फॉर्मूला है कि श्रुति का एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय 100, इट कम्स टू 125%। तो एफिशिएंसी दो तरीके से निकाला जा सकता है, एक ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट, अब इसी को हम निकालेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। ये क्लियर हो गया आउटपुट वाला, पक्का? अब इसी को निकालेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। हाउ डू वी कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम? नाउ अंडरस्टैंड, डेटा पूरा माइंड में। श्रुति का स्टैंडर्ड रेट क्या है, आउटपुट रेट क्या है? सर वो 1 घंटे में ना 16 पेजेस पढ़ती है। ठीक है, स्टैंडर्ड टाइम फॉर 16 pages is equal to 1 hour। मैं इसको मिनट में भी निकाल लेता हूं क्योंकि डेसिमल आ सकता है। What is the standard time taken by Shruti for studying 16 pages is 1 hour, that is 60 minutes। क्लियर है, पक्का?
अब मैं यहां पर देखूंगा एक्चुअल नंबर ऑफ पेजेस। श्रुति ने एक्चुअली कितने पेजेस पढ़े हैं? 100 पेजेस पढ़े हैं। तो अब हम लोग यहां क्या निकालेंगे? हम लोग निकालेंगे स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड फॉर एक्चुअल पेजेस, है ना बेटा? व्हाट इज द स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड फॉर एक्चुअल पेजेस? तो यूनिटरी मेथड यूज कर लेते हैं, जिंदाबाद। हमने क्या बोला? हमने ये बोला कि श्रुति 16 पेजेस पढ़ती है 60 मिनट में। मिनट्स में कैलकुलेशन कर लेते हैं, ये श्रुति का स्टैंडर्ड है। एक्चुअल क्या कहता है? श्रुति ने कितने पेजेस पढ़े हैं? सर 100 पेजेस पढ़े हैं। तो आइडियली 100 पेजेस पढ़ने के लिए श्रुति के स्टैंडर्ड आवर्स कितने होने चाहिए? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड आवर्स? स्टैंडर्ड आवर्स मींस 100 पेजेस के लिए कितना समय लगना चाहिए? तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, है ना? 100 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 16। सर 100 इंटू, मैं यहां लिख लेता हूं कैलकुलेशन। सर 100 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 16, ये मिनट्स में आंसर आ जाएगा। 100 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 16, सर ये 375 मिनट आ गए। 375 मिनट। और अगर मैं इसको घंटे में कन्वर्ट करना चाहूं तो डिवाइडेड बाय 60 कर लो। तो डिवाइडेड बाय 60 किया तो 6.25 आवर्स। क्या आ गया बेटा जी? 6.25 आवर्स। मतलब ये कहता है कि श्रुति की रीडिंग स्पीड है 16 पेजेस 1 घंटे में। ठीक है सर। तो अगर 16 पेजेस के लिए 1 घंटा लगता है तो आइडियली श्रुति को 100 पेजेस पढ़ने के लिए कितना समय लगना चाहिए? 6.25 घंटे लगना चाहिए। लेकिन श्रुति का एक्चुअल टाइम क्या है? श्रुति का एक्चुअल टाइम, अब ये देखो, एक्चुअल आवर्स कितने लगे हैं श्रुति को? 5 आवर्स। और स्टैंडर्ड आवर्स कितने हैं श्रुति के? 6.25 आवर्स। मतलब श्रुति के एक्चुअल आवर्स स्टैंडर्ड आवर्स से कम है। आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे श्रुति की एफिशिएंसी के बारे में? श्रुति क्या है? इज शी लेस एफिशिएंट, इज शी एफिशिएंट, और इज शी हाईली एफिशिएंट? व्हाट यू वुड लाइक टू से? मैथमेटिकली अरिथमेटिकली जाएंगे, गलत आंसर आएगा, मैं भी बता रहा हूं। फॉर्मूला भूल जाओ, मैथमेटिक्स भूल जाओ, सिर्फ कॉमन सेंस लगाओ। श्रुति क्या है? 6.25 घंटे का काम श्रुति ने 5 घंटे में किया है। श्रुति को आप क्या कहोगे? शाबाश श्रुति, या बस कर श्रुति। मिश्रा जी, क्या बात है, क्या बात है। सर हम श्रुति से कहेंगे कि बेटा श्रुति 6.25 घंटे का काम तूने 5 घंटे में किया है। मुनिया, you are highly efficient. You are again highly efficient. क्यों सर? क्योंकि सर 6.25 घंटे का काम, स्टैंडर्ड आवर मतलब कितने घंटे में ये काम होना चाहिए था? 6.25 घंटे का काम कितने घंटे में कियो? 5 घंटे में कियो। तो आपने सर कम समय लिया है। आपने 1 घंटा 25 मिनट 1.25 आवर्स सेव किया है। श्रुति, यू आर अमेजिंग, यू आर हाईली एफिशिएंट। नाउ हाउ डू यू कैलकुलेट द एफिशिएंसी परसेंटेज? लेट्स अंडरस्टैंड। It is equal to actual, it is equal to standard hours upon actual hours into 100. Standard hours are 6.25, actual hours are 5 into 100. If everything goes right, your answer should be same. Oh yes sir, it is coming to 125%. So whether you calculate your answer on the basis of output or whether you calculate your answer on the basis of the time taken, your answer should be same. But then sir, I didn't understood one thing. In this formula, you have taken actual in numerator, standard in denominator, whereas in this formula, you've taken standard in numerator, actual in denominator. Sir, this is confusing, sir. This is not going in my property. Again, as I said, don't ratify. Understandify. Literally, don't ratify. Costing is not something which you need to ratification. You need to understand the logic behind it. Don't build that type of relationship
कि एक्चुअल शुड बी इन द न्यूमरेटर, स्टैंडर्ड शुड बी इन डिनोमिनेटर. नो, यू लुक एट द लॉजिक. स्टैंडर्ड आउटपुट मतलब 5 घंटों में श्रुति को आइडियली कितने पेजेस पढ़ने चाहिए थे? 80 पेजेस. 5 घंटों में श्रुति ने कितने पेजेस पढ़े? 100 पेजेस. मतलब श्रुति ने उतने ही समय में ज्यादा आउटपुट जनरेट किया है. 5 घंटे पढ़ाई करके श्रुति ने 100 पेजेस पढ़ लिए हैं. तो श्रुति ने ज्यादा आउटपुट जनरेट किया है. तो श्रुति क्या हो गई हमारी? हाईली एफिशिएंट हो जाती है. समझ रहे हो? यहां पर क्या हो गया? यहां पे हमने यही कैलकुलेशन टाइम से किया. श्रुति ने जो 5 घंटे पढ़ाई की है ना, वो पढ़ाई कितने घंटों के बराबर की है? वो 6.25 घंटे के बराबर की पढ़ाई है. मतलब श्रुति ने 6.25 घंटे की पढ़ाई 5 घंटे में खत्म कर दी है. 5 घंटे में मतलब श्रुति ने 1.25 घंटा, 1 घंटा 15 मिनट सेव किए हैं. तो श्रुति क्या हो गई? हाईली एफिशिएंट हो गई. आर यू गेटिंग माई पॉइंट ऑल ऑफ यू? आर यू अंडरस्टैंडिंग? कंसेप्ट समझ में आपको एफिशिएंसी का? ये कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है. हम हमारे लेबर्स को किस बेसिस पर जज करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं? हम हमारे लेबर्स को एफिशिएंसी के बेसिस पर इवैल्यूएट करते हैं गाइस, ऑन द बेसिस ऑफ एफिशिएंसी. अगर हमारे लेबर्स अच्छा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं तो इसकी इवैल्यूएशन कैसे होती है? एफिशिएंसी पे. ये एफिशिएंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. समझ में आ रहा है? क्लियर हुआ सबको? सो बस यहीं पर अभी हम लोग रुक जाते हैं, हॉल्ट करते हैं कंसेप्ट ऑफ एफिशिएंसी पे. उम्मीद करता हूं आप लोगों को आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी. ऑनगोइंग बैच है सीए इंटरमीडिएट रेगुलर क्लास फॉर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग फॉर ऑल द एग्जाम्स इन 2026 and 2027. You can watch live, you can watch recorded, doesn't matter. This is lecture number 27 right now. Approximately 80 to 90 lectures का ये पूरा बैच है. बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे से समझेंगे, सारे कंसेप्ट्स कवर कर रहे हैं, मॉड्यूल पूरा कवर हो रहा है. आरटीपी, एमटीपी, पिछले 6 एग्जाम के पीवाईक्यूज हम कवर कर रहे हैं. डेडिकेटेड सेशंस ऑन एमसीक्यू एट द एंड. क्वेश्चन बैंक आपको मिला है. थ्योरी क्वेश्चंस की आप तैयारी कर रहे हैं. रियल लाइफ एग्जांपल्स हो रहा है. मजाक कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं. द ऑब्जेक्टिव इज बहुत क्लियर, वेरी सिंपल, बहुत क्लियर है. जब तक ये बैच खत्म होगा, लाइव बैच खत्म होगा या आप जिस दिन रिकॉर्डेड खत्म करेंगे, तब तक यू शुड बी एग्जामिनेशन रेडी. यू शुड बी एग्जामिनेशन रेडी मतलब आपकी पूरी तैयारी हो जानी चाहिए. तब तक चैप्टर वाइज टेस्ट ले रहा हूं, उसके बाद सेक्शनल टेस्ट अलग लूंगा. कॉस्टिंग के अंदर 50-50 मार्क की टेस्ट लूंगा ऑन मल्टीपल टॉपिक्स, और फिर एंड करेंगे हम बैच विद द फुल सिलेबस टेस्ट. करेक्ट? चलिए, थैंक यू सो मच. हैव अ गुड डे, वंडरफुल डे. फिर से मुलाकात होगी आपसे अगले लेक्चर में. तब तक गुड डे, शब्बा खैर.